मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इस सेंस में होगी कि अभी तो आप सोचे समझे वगैरह एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन जब आप ये सारी चीजें देखेंगे ना तो आप, मुझे फील होता है कि इट टेक सम टाइम। आप जो एप्लीकेशन फास्ट बना सकते थे, रैपिड बना सकते थे, हो सकता है उसमें मसले हों, डेफिनेटली होंगे। मैं भी एप्लीकेशन बनाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% बिल्कुल सही एप्लीकेशन है, होते हैं मसले। लेकिन उस मसलों को हमें देखना कब है, जब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, एक माइलस्टोन अचीव हो जाए। लेट्स से आपकी एक एप्लीकेशन थी जिसमें ऑथेंटिकेशन वाला काम था, आपने समहाउ जल्दी से निपटाया उसको, और फिर एक टाइम पे बैठ के आपने अपने कोड को रिव्यू करना स्टार्ट किया कि यार अच्छा ये मैंने किया हुआ है, ये इस तरह नहीं इस तरह भी कर सकता था, तो ये और ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो ये इस तरीके से चीजें समझ में आती है। और दूसरी चीज कि आप दूसरों का कोड देखने की आदत डालें गेटअप के ऊपर, तो इससे ये होगा कि वो लोग क्या क्या किस किस तरीके से क्या चीज यूज करते हैं, तो वो भी आपके जहन में बैठना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके ऑटोमेटिक कुछ चीजें ना, एल्गोरिथम्स वाली चीजें खुद ही फिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन अभी सब में हमारे लिए मैं कहता हूँ कि अभी आप सीखने के ऊपर ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि अभी लेट्स से अभी मैं सब मुझे सबका नहीं पता, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल इस सेंस में दे रहा हूँ कि लेट्स से अभी हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी हमें 6 महीने हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा हम सपोज करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग करते हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली अभी तो हमने सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो हमें आगे चलने के लिए काम आए, और जब हम चलना सीख जाएंगे तो फिर हम भागना भी सीखेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर, आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा अभी आप एप्लीकेशन बनाने पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर लेट्स से अगर मैं एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर आप समझें, अगर आपका 6 मंथ्स का या तकरीबन 1 ईयर प्लस का भी आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज़ें पूछी ज़रूर जाती है, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। हाँ आती है तो बोनस है, नहीं आती तो उनको सबको पता है कि अभी यार ये लर्निंग स्टेज में, अभी 1 साल ही हुआ है, तो अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें इसको क्लियर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वक्त के साथ आती है। और इसके कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह भी मौजूद है नहीं वैसे, लेकिन एक दो तो है। जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे पास सॉलिड और इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं उसके। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कंटेंट, अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें मौजूद है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। चले ये करता हूँ मैं। ठीक है सर। और सर रेस्ट एपीआई और ग्राफक्यूएल एपीआई की अलग अलग चीजें, ये क्या मतलब रेस्ट एपीआई में हमारे जो डेटा होता है पूरा का पूरा, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना होता है, वो पूरा पूरा आ जाता है। और ग्राफक्यूएल में हमारे पास वही चीज होती है कि हम स्पेसिफिक चीज कोई चाह रहे हैं, कोई यूजर का डेटा चाह रहे हैं, या उसकी कोई एज चाह रहे हैं, या उसके कोई फॉलोवर्स है फॉर एग्जांपल गिटहब पे, वो बस वही डेटा आता है। हाँ यही मतलब मेन बनाने का तरीका अलग है रेस्ट एपीआई का और ग्राफक्यूएल का, या सेम ही है? नहीं अलग है, अलग है, अलग है। जब हम सर्वर साइड पे, जब हम ग्राफक्यूएल सर्वर साइड पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बल्कि इवन अगर आप मेरा इंतजार ना करना चाहें तो मैंने गिटहब के ऊपर कोड भी डाला हुआ है, सबको पता है? जी सर। अगर आप थोड़ा सा और जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वो देख लीजिएगा, गिटहब की रेपो, जिसके अंदर नोट ग्राफक्यूएल एप्लीकेशन हमने बनाई हुई है, और यही हम क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। सर अभी हम लोग ग्राफक्यूएल से स्टैटिक मंगवाते हैं, तो अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल एक लाइन कुछ और ऑर्डर करता है ग्राफक्यूएल से डेटा, एक कोई और ऑर्डर करता है, तो उसको हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं हर क्लाइंट के लिहाज से? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका एक्चुअल सवाल क्या है। मैं कुछ समझाऊं लेकिन मैं कंप्लीट समझना चाहूंगा। मतलब सर हम खुद अभी स्टैटिकली डेटा मंगवाते हैं ना ग्राफक्यूएल के जरिए डेटाबेस से, तो अगर कोई क्लाइंट आता है वो कोई एक फील्ड ऑर्डर करता है, दूसरी फील्ड ऑर्डर नहीं करता, फॉर एग्जांपल वो डेट को मांगता है और इमेज को नहीं मांगता, और दूसरा क्लाइंट आता है वो इमेज मांगता है डेट नहीं मांगता, तो इस सब को हम लोग क्यूरी को कैसे हम डायनामिक करेंगे? अभी थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल हमारे पास यही थी ना, लास्ट हमने जो पढ़ी थी। ये लास्ट खाली अपना प्रोफाइल है वो डिस्प्ले किया था। हाँ मतलब हमने बहुत सारी चीजें की थी, सिर्फ प्रोफाइल नहीं, हमने रेपोजिटरीज देखी थी, हमने म्यूटेशंस देखी थी, हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की रेपोज भी देखी थी। चीजें तो बहुत सारी क्यूरी की थी हमने क्लासेस के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो सर। ठीक है,
तो आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि लेकिन वो जो हमने इम्प्लीमेंट किया था रिएक्ट के अंदर वो सिर्फ वो अपने अभी नहीं किया। अभी अगर मैं कहूँ तो अभी तो हमने रिएक्ट को सिर्फ स्टार्ट ही किया था, अभी हमने रिएक्ट कंप्लीट भी नहीं किया था। ठीक है, वो भी आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे अगर आप क्यूरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे नेम और रेपोजिटरीज आ रही हैं व्यूअर की। तो अगर कोई चाहता है सिर्फ नेम मंगवाना तो वो सिर्फ नेम मंगवाएगा, कोई और चाहता है सिर्फ रेपोजिटरी मंगवाएगा अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। क्योंकि ये GraphQL तो दे दिया गेटअप वालों ने। समराइज एक रिक्वेस्ट है कि एक रिक्वेस्ट है कि यार सब अपना माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, वरना तो मैं अगर सबको म्यूट ऑल कर दूंगा तो फिर वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि यार सर मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो रिक्वेस्ट है सब माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। सर हमें एपीआई बनाने इस क्वार्टर में देंगे कि अगले 2 क्वार्टर में सर? सॉरी, एपीआई बनाना है सर हम इस क्वार्टर में सीखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में सर? नहीं इसी क्वार्टर में एपीआई नहीं होगी, बल्कि एपीआई का मैं थोड़ा सा टच जरूर दे दूंगा आपको कि क्या होती है क्या नहीं, किस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत इजी है। इवन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो ये मेरी गेटअप की जो रेपो है इसके अंदर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा मेरा कोड। नोट GraphQL एप्लीकेशन की स्टार्ट में GraphQL भी है और साथ साथ थोड़ा सा इसमें REST APIs के बारे में भी बताया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम सर। क्लास के स्टार्ट में थोड़ा सा समराइज कर दें, अभी तक हमने GraphQL में क्या पढ़ा है उससे हमें पता लग जाएगा जो हमें आता है वो आपने जो पढ़ाया वो अभी हमें आता है कि नहीं। सही है। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट करना जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो हम समराइज करने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली हमने जो लास्ट 2 क्लासेस के अंदर यही पढ़ा था कि क्यूरीज और म्यूटेशन के बारे में कम्प्लीटली, और हमने सारा काम अभी कहाँ पे किया था, जो गेटअप ने हमें एक्सप्लोरर प्रोवाइड किया हुआ है अपने GraphQL का। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है जी सर। और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रिएक्ट के अंदर GraphQL को यूज करना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लास एंड हो चुकी थी। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में रिएक्ट के अंदर हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, REST API से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबको याद हो तो। वालेकुम सर। यस सर, रेस्ट एपीआई तक किया था सर। आपने वो प्रोजेक्ट दिया था अपना और कहा था किसको देख के आइएगा। जी बिल्कुल। चले तो उसी प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर। वो मैंने लास्ट क्लास में एक सर वो रिक्वेस्ट की थी, मेरा सेकंड लेक्चर सर वो रह गया था तो पोर्टल पे सर वो वीडियोस अपलोड नहीं हुई। हमने कहा था कि इस हफ्ते में कर दूंगा सर। यार अनफॉर्चुनेटली मैंने जो सारी वीडियोस अपलोड करके जो लिंक दिया था ना वो फ्राइडे को लिंक दिया था। ठीक है, तो फ्राइडे को लिंक दे तो चुका हूँ, लेकिन वो डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर पोर्टल पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इंशाल्लाह इस वीक में आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ग्रुप के ऊपर। ऐसा ही है व्हाट्सएप के? यस सर। यस सर, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह इस वीक में, क्योंकि मैं लिंक दे चुका हूँ। तो आप सिर्फ उनको पोर्टल के ऊपर अपडेट करना है, तो हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह इस वीक। मेरी थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, वरना तो हो जाता। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबके पास रेपो, मेरे पास मेरी वाली रेपो सबके पास मौजूद है? वापस पूछ लेता हूँ एक दफा। यस सर। मैं चैट पे सबके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ ताकि इसी को हम फॉलो करेंगे। तो जरा प्लीज देखिएगा आप लोग भी। चलें आगे चलते हैं आप थोड़ा सा। रिएक्ट, नॉर्मल रिएक्ट यूज की हुई है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं यूज किया हुआ। तो ऐप के अंदर चलते हैं सबसे पहले। स्क्रीन, ओह सॉरी माय बैड, मैंने अगर स्क्रीन नहीं शेयर की हुई तो। अच्छा जी, अब ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है? जी सर। जी सर। जी सर। तो हम लोग यही देख रहे हैं, रिएक्ट GraphQL। ठीक है, अभी GraphQL वैसे रिएक्ट के अंदर यूज की हुई है, तो रिएक्ट का कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। और साथ साथ अगर मैं देखूं तो वही इंडेक्स आपके पास मौजूद है जो रिएक्ट के अंदर होता है, और मेन कंपोनेंट हमारा जो चल रहा है वो ऐप चल रहा है। ऐप के अंदर चल के देखते हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ है, एक गेटअप API का कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा है, गेटअप GraphQL का। तो हम एक दफ़ा दोबारा से API वाले को
क्विक रिवीजन करते हुए आगे चलते हैं और फिर GraphQL पे आते हैं, ठीक है। चलें, इसमें हमने क्या यूज किया हुआ है फॉर एपीआई कॉलिंग? एक्सियोस। बिल्कुल सही कहा। फॉर एपीआई कॉलिंग हम इसमें एक्सियोस यूज कर रहे हैं। क्या एक्सियोस के अलावा हम कुछ और यूज कर सकते हैं? फेच सर। फैच यूज कर सकते हैं जी, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है रिएक्ट हमारा। हाँ, और एजेक्स कॉल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम स्पेशली एक्सियोस यूज कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली एक्सियोस एक्चुअली एपीआई कॉल करने के लिए है। जैसे आपको पता है रिएक्ट के अंदर सारी चीजें प्रोवाइडेड नहीं होती क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो उसकी लाइब्रेरी यूजुअली यूज करनी पड़ती है। अगर मुझे राउटिंग करनी है तो राउटिंग की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, ऐसा है? जी सर। जी सर। उसी तरीके से अगर मुझे एपीआईज कॉल करनी है तो उसके लिए कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। हम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं इसमें? एक्सियोस। एक्सियोस, सिंपल, ठीक है। तो एक्सियोस यूज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको बताना पड़ता है, एक्सियोस को क्रिएट करना पड़ता है। हमें एक्सियोस क्रिएट कर रहे हैं और एक्सियोस क्रिएट के अंदर हमें देना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमने दे दिया है इसका बेस यूआरएल। बेस यूआरएल का क्या मतलब होता है भाई? तो जहां से शुरू करना है एपीआई का स्टार्टिंग पॉइंट समझ ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एंड पॉइंट्स अलग अलग हो ना। जिस तरीके से एपीआई मेरे पास मौजूद है api.github.com, सर इसको हम एज अ प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, user/repos एंड आई थिंक जो भी एपीआई हैं मुझे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं सही कर रहा हूँ, बल्कि देख लीजिएगा। तब ये देखें, एक ये एंड पॉइंट है जिसका एंड पॉइंट यूजर्स है, एक ये एंड पॉइंट है जिसका यूजर एंड पॉइंट क्या है, यूजर्स और यूजर आईडी, और एक ये एंड पॉइंट है। यानी हमारे पास 3 एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, रेस्ट एपीआईज के अभी। और 3 रेस्ट एपीआईज के अंदर जो मौजूद हैं उसमें बेस यूआरएल क्या है हमारा? सर यूजर वाला, सिर्फ यूजर वाला api.github.com github.com तक है। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो बेस है ना, बेस यूआरएल ये है हमारा। फिर बाकी सारे हमारे पास, हाँ, बाकी सारे हमारे पास क्या मौजूद है? उसके पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो हमारे केस में भी यही है। हमारे केस में GitHub api.github.com एक बेस यूआरएल है, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हमें एक रिटर्न कर देगा हैंडलर जिससे हम एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये एपीआई कॉल किस तरह होगी। अब हमने यूज इफेक्ट के अंदर ये वाला काम किया हुआ है, एसिंग अवेट के साथ यूज किया हुआ है इसको, ठीक है। 2 अलग अलग एपीआई कॉल की हुई हैं। एक यहाँ पे एक एंड पॉइंट कॉल हो रहा है जिससे क्या आ रहा है, इस एंड पॉइंट से यूजर का डेटा, ऐसा ही है, जो हम आईडी देंगे। और यहाँ पे दूसरे एंड पॉइंट में हमने क्या यूज किया हुआ है, उस यूजर की रेपोज मैच करके लेके आएगा। सर आपने ये यूजर डेटा को डिस्ट्रक्चर किया हुआ है इधर एसिंग वेट के साथ सर, ये वाला? हाँ, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये समझ में आ गई कि एपीआई है। एपीआई कहाँ से आई? एक्सियोस का हमने जो क्रिएट बनाया था उसने हमें हैंडलर दिया हुआ है। एपीआई के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना के उसमें सेव करके उसको यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ api.get, ठीक है। गेट की एपीआई है तो गेट यूज करूंगा, पोस्ट की एपीआई होगी तो पोस्ट यूज करूंगा। वो आगे हम देखते हैं इसको। चले, अभी मैंने बताया। अब देखें इधर मैंने पूरा यूआरएल क्यों नहीं दिया, यहाँ पे मुझे ये पूरा देना चाहिए था ना। अभी तक हम जिस तरह यूज करते हुए GitHub api.github.com/user/u बिकॉज क्योंकि हमने ऊपर बेस यूआरएल दे दिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस यूआरएल दे चुके हैं। तो अब हमें हर दफा यहाँ पे पूरी एपीआई नहीं लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एंड पॉइंट्स यूज करेंगे जो हमें यूज करना है, ठीक है। सर ये काम प्रॉक्सी से भी हो सकता है ना? प्रॉक्सी मैंने यूज नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकता दोस्त, अनफॉर्चुनेटली। मैं चेक कर लूंगा फिर आपको बता दूं। जी जी सर, ये एक्सियोस हम यूज करते हैं तो हम फेच से भी तो ले सकते हैं, तो हम ये मतलब ले सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी क्यों डाउनलोड करते हैं इसके अंदर? पैच एक्चुअली हर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली।
मोस्टली ब्राउजर सपोर्ट्स करते हैं लेकिन हर ब्राउजर नहीं सपोर्ट करता। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि जब आप कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा यूजर कौन सा ब्राउजर यूज करेगा। फैच एपीआई जो है वो हर ब्राउजर अभी सपोर्ट नहीं कर रही है अनफॉर्चुनेटली, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, चलें अब इसको देखते हैं। सर लेकिन बेबल तो ये काम हमारे लिए कर रहा है कि कोई सिंटेक्स अगर वो नहीं कर रहा ब्राउजर कंपाइल तो वो उसकी कन्वर्ट कर देता है। हाँ, लेकिन वो जो आप फैच की एपीआई यूज करेंगे उसको तो चेंज नहीं करेगा ना। जो एपीआई मतलब आप कोई लाइब्रेरी यूज करेंगे तो वो उसको थोड़ी चेंज करेगा। हो सकता है आपने कोई एक लाइब्रेरी बनाई है, आपने सर लेकिन वो तो जावास्क्रिप्ट का अपना सिंटेक्स नहीं है। आप समझ नहीं रहे बात को, एक मिनट रुकिएगा। हमने कोई लाइब्रेरी बनाई, ठीक है। अब वो जिस तरीके से हम यूआई की लाइब्रेरी कहते हैं ना, हाँ चले यूआई की लाइब्रेरी बना दी। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमने जैसे फ्रेमवर्क्स बनते हैं, हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी स्टाइल कंपोनेंट्स के थ्रू यूआई की लाइब्रेरी बनाई। अब वो यूआई की लाइब्रेरी जो है ना हमारे पास क्रोम पे बिल्कुल सही चल रही है और लेट्स से फायरफॉक्स पे बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास दो जगह पे सही चल रही है, लेकिन ये अभी किस किस को सपोर्ट नहीं कर रही? एज को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर हम ये सपोज कर रहे हैं अभी एज को, मोजिल्ला को, सफारी को, सफारी भी ले लेते हैं। चलो अभी हम ये सपोज करते हैं कि हमने एक लाइब्रेरी बनाई जो कि क्रोम और फायरफॉक्स को सपोर्ट कर रही है, एज और सफारी को नहीं कर रही। अगर आप बेबल की बात करें तो बेबल क्या करेगा? अगर आप ये वाली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ कंपाइल करके दे रहा है ना जावास्क्रिप्ट को। अब जो लाइब्रेरी खुद सपोर्ट नहीं करती इन चीजों को, तो क्या बेबल उसको उसके अंदर कोई काम अपना परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये लाइब्रेरी में अगर मैं बेबल से कंपाइल कर दूं तो सब जगह चल जाएगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर वो लाइब्रेरी ही खुद सपोर्ट नहीं करती तो बेबल उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। बेबल तो सिर्फ एक कंपाइलर है। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं, हमारा थोड़ा डीस्ट्रक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं। तो आगे ब्राउजर में फर्दर वर्जन्स भी तो है ना, उसके वर्जन्स का भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। फिर वर्जन्स में भी सिर्फ होता है ना। हाँ, ये वही वाली बात है ना। तो फिर आप जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे तो आप सबको ये थोड़ी कहोगे कि यार इसको क्रोम के 19 वर्जन पे यूज करना है, इसको क्रोम के 20 वर्जन पे यूज करना है। क्या आप ऐसा करोगे? क्या फेसबुक ऐसा करता है? नहीं नो सर। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन तो फुल प्रूफ होनी चाहिए ना, कि हर ब्राउजर पे चलनी चाहिए, हर ब्राउजर उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके लोग यूज करते हैं। अभी अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट कौन सी है, आई थिंक FVR, वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलती है और किसी ब्राउजर पे नहीं चलती वो। अब वो यूज करना मजबूरी है तो हम यूज कर रहे हैं ना उसको। अगर आपकी मजबूरी नहीं होती तो क्या आप यूज करते उसको? ये वही वाली बात है थोड़ी सी। चलें आगे चलते हैं। अब ये मैंने क्या किया, कोई मुझे समझाए जल्दी से, फिर हम थोड़ा सा जल्दी आगे चलें, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी क्लियर करते हुए चलते हैं आगे। सर इसमें आपने यूजर को डाटा के अंदर सेव करवा लिया है, यूजर का जो डाटा आना है उसको डाटा में सेव करवा लिया है। डेटा के अंदर जो डेटा के अंदर जो आएगा वो यूजर के अंदर सेव करा है। एक्चुअली वर्डिंग्स गलत है। ये हमने समझ लें एक एलियास बनाया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह। ठीक है, जब मैं इसको डीस्ट्रक्चरिंग की हुई बिल्कुल कांस्टेंट हम कहते हैं यूजर डेटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये लेते हैं और हम कंसोल करवाते हैं इस यूजर डेटा को। अभी इन सबको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ यूजर डेटा वाला देखेंगे हम। ठीक है, हमने देखना है यूजर डेटा वाला ये रहा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कॉन्फ़िग भी दे रहा है, डेटा भी दे रहा है, हेडर भी दे रहा है, रिक्वेस्ट भी दे रहा है, ये सारी चीजें। एक तरीका तो बहुत आसान सा है, वो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ और लिखूँ, आप सबको पता है यूजर डेटा डॉट डेटा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को तो हम इसी तरीके से एक्सेस करते हैं। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर से भी अगर मुझे कुछ चीज चाहिए, इसके अंदर क्या है, लॉगिन है, तो मैं
एक तरीका तो ये है कि और डीप डाइव जाऊं, इस तरीके से लॉगिन लेके आऊं। ये चलेगा पहला सवाल, कोई मसला है इसमें? नो सर। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपके जो यूज करने का तरीका है वो कितना बढ़ते जा रहा है, फ्लेक्स होता जा रहा है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर से आपको प्रॉपर्टीज लेनी है, तो आपके पास जो यूज करने का तरीका है, अगर आप वेरिएबल देखते रहे तो वो बढ़ते जा रहा है। तो हमारे पास इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया था डीस्ट्रक्चरिंग का। तो अब जिस तरीके से ये है, अगर मैं इसमें ले लूँ डेटा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या चाहिए? डेटा। डेटा कैसे पता कि मुझे डेटा ही चाहिए? क्योंकि जब मैंने इसको अभी कंसोल करवाया था तो मुझे पता चला कि इसमें से कॉन्फ़िग भी आती है, डेटा भी आता है, हेडर्स भी आता है और रिक्वेस्ट और बहुत सारी चीजें, स्टेटस भी आता है। अगर मुझे डेटा और स्टेटस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डेटा कॉमा सेपरेटेड। सर ये पहले वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझाइएगा, जो आपने लिखा था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये वाला? यस सर, यस। ये तो सिंपल है ना दोस्त, जब ये एपीआई कॉल होगी तो इसके रिस्पांस के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा ना। इसके रिस्पांस में मुझे क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डेटा मिलता है, स्टेटस मिलता है, हेडर्स मिलते हैं और क्या क्या मिलता है पता नहीं, खैर प्रोफाइल कॉन्फ़िग मिलता है। चलें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा रिस्पांस में, और ये ऑब्जेक्ट फिर किस में सेव हो जाता है? कौन से वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा? यूजर डेटा में, ऐसा ही है, यूजर डेटा में, ठीक है। तो अब यूजर डेटा क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसके रिस्पांस में ऑब्जेक्ट मिला, वो इसमें सेव हो गया। तो यूजर डेटा खुद एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में से अगर फिर मुझे जो चीजें चाहिए वो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको डीस्ट्रक्चर करने जाता हूँ तो क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास डीस्ट्रक्चरिंग आई हुई है। तो डीस्ट्रक्चरिंग कहता है कि अगर आप डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट लेना ना चाहें तो आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को भी ले सकते हैं। तो अभी मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं स्टेटस, डेटा और स्टेटस। अब देखें कितना इजी हो गया थोड़ा सा यूज करना इसको। अब मुझे पता है डेटा के अंदर क्या मिलेगा, लॉगिन, और स्टेटस मिलेगा 200। लेट्स सी, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें यूजर डेटा, पहला वाला क्या ही है, डेटा डॉट लॉगिन स्टेटस, और ये 200 क्या है? स्टेटस। तो इस तरीके से हम इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब डीस्ट्रक्चरिंग तो हो गई। अब हो सकता है कि डेटा वेरिएबल आपने पहले भी कहीं पे वो क्या हुआ, इनिशियलाइज क्या हो, क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। तो अब हम डीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं और डेटा पहले से मौजूद है, तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर हम चाहें वेरिएबल का नाम रीनेम करना, तो अगर हम रीनेम भी कर सकते हैं। डेटा को हम कह सकते हैं एबीसी डेटा। हेलो जी बोलिए। सर, ये जो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन है ये क्या करता है? एक मिनट रुकिएगा, पहले ये देख लें, ठीक है। तो हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, वेरिएबल का नाम रीनेम कर, डेटा से रीनेम करके हमने किया एबीसी डेटा। तो अब सारी चीजें हमें एक्सेसिबल हो जाएगी एबीसी डेटा में। सेम नाम आपने पहले कुछ और कहा था कि क्या कहते हैं इसको? एलियास कह सकते हैं ना, इस नाम को हम चेंज करके ये कर दें, या रीनेम कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम काम यही किया हुआ है। ये जब मैं कॉल करूंगा मुझे एपीआई से डेटा मिलेगा, और डेटा को मैंने रीनेम कर दिया यूजर से। और सेम यहाँ पे क्योंकि यूजर का डेटा आ रहा था तो यूजर से रीनेम कर दिया। यहाँ पे रेपो का डेटा आ रहा है तो मैंने किस नाम से कर दिया, रेपो के नाम से। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, एपीआई मैंने दोनों कॉल की हुई है, यहाँ पे डेटा मिल रहा है और यहाँ पे भी एपीआई का तो रिस्पॉन्स हमेशा सेम ही आएगा ना, डेटा डेटा। तो अगर मैं सेम यूज करता तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, दोनों डेटा सेम हो जाते हैं। तो हमने इसको रीनेम कर दिया, यहाँ पे यूजर और यहाँ पे रेपो। और ये वाला काम क्या क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ये हमने जो डेटा को अपडेट किया हुआ है सर, स्टेट मैनेजमेंट मुझे स्टेट अपडेट की हुई है हमने। सॉरी, सेट यूजर की स्टेट हमने अपडेट की हुई है। ये देखें, हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर उस कंपोनेंट की स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं ना जी। तो यूज स्टेट करके, जिस तरीके से हुक यूज करके मैंने ये वाला काम किया हुआ है। तो पहले में हमें डेटा मिलता है और दूसरे में हमें एक फंक्शन मिलता है जिससे हम
इस वाले डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो यही वही वाला काम है। पहली दफा में इसकी वैल्यू क्या होगी, यूजर डेटा के अंदर पहले क्या मिलेगा, नल। फर्स्ट टाइम जब चलेगा उस टाइम पे नल मिलेगा, नल क्योंकि सर। मैंने यहाँ पे नल दिया हुआ है। तो फिर जैसे ही डेटा आएगा तो यूजर डेटा अपडेट होगा, और यूजर डेटा अपडेट होने के बाद हमारे पास रीरेंडर दोबारा चलेगा, और यहाँ पे ये मैंने दोनों चीजें रीरेंडर की है। यहाँ पे ये आपका यूजर डेटा है, यूजर डेटा, और यहाँ पे आपका रेपो डेटा, यूजर रेपो डेटा। ठीक है सर ये प्री क्या चीज है? प्री प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट जो नजर आ रहा है ना, उसकी ये शक्ल है। अगर मैं इसको डिव में डाल दूं तो देखें क्या होगा। प्री यूज फॉर प्रेजेंटेशन एक्चुअली। ठीक है, ओके सर। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा डिव के अंदर। और ये क्या किया हुआ है, किसी को पता है? ये तो सबको पता होगा, इतना तो आई थिंक होपफुली सबको ही पता होगा। सर प्री भी डिफ की तरह काम करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सर जेसन को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया है। जेसन में नहीं स्ट्रिंग में जेसन को स्ट्रिंग स्ट्रिंगिफाई किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में तब्दील किया हुआ है। ठीक है, अब जब मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में तब्दील करूंगा तो क्या होगा, जरा देख लेते हैं रिजल्ट। ये देखें, ये ऐसा आया हुआ है। ये वैसे है प्री के टैग में ही, लेकिन ये इंडेंट नहीं हुआ। सही है। यस सर। अब इसको इंडेंट करने का तरीका हमारे पास ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्ट्रिंगिफाई। पहला दूसरा वेरिएबल आप दूसरा आर्गुमेंट नल दे दें, और तीसरा फोर। फोर का क्या मतलब है, ख्याल है? 4 स्पेसिस। ये अब अगर आप काउंट करेंगे तो ये 4 स्पेसिस होंगे। अगर मैं चाहूँ 2 स्पेसिस करना तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको 2 कर देते हैं, ये देखें थोड़ा सा कम हो गया। यस सर। सही है। तो ये इसी तरीके से है, सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथड। यार मेरी क्लास का सर नल में क्या चीज वो होती है, कुछ चीज आती है नल में वैसे? नल के आती है। ये स्ट्रिंगिफाई के थोड़े से आप एपीआई के वो पढ़िएगा डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको थोड़ी सी और चीजें पता चलेंगी। खैर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो अभी मैं इस पे डीप डाइव नहीं कर रहा, अभी हम आगे चलते हैं। एपीआई देखा आपने, एपीआई में चीजें देखी आपने कि एपीआई में जो जो चीजें चाहिए हमेशा मुझे यही चीजें मिलेंगी। क्या मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ? कम कर सकता हूँ। जी सर, कम कर सकता हूँ। हाउ सर हम इस पे नहीं कर स्ट्रक्चर करते हैं, और भी इनको मतलब सर आपका नेटवर्क में कोई कंट्रोल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है एपीआई सर, में। अपने यहाँ पास से देखिए- आप जो कह रहे कम करके मैं दिखा जरूर सकता हूँ, लेकिन मैं नेटवर्क से हमेशा जो डेटा आएगा वही आएगा। डेटा को मैं कंट्रोल यार जी चल बात चल चलिए बात। बेटा यार, ये थोड़ा सा अगर माइक बंद हो जाए ना सबके तो अच्छा हो जाएगा प्लीज। जी सर, बंद कर देनी। अच्छा जी, तो ये था प्रॉब्लम जो कि रेस्ट एपीआई के अंदर हमें नजर आ रहा है कि अभी हम जितना भी डेटा आ रहा है ना, जो यूज नहीं करना वो डेटा भी आ रहा है, तो हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एपीआई है। एपीआई अगर 10 प्रॉपर्टीज दे रही है तो हर रिक्वेस्ट के ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज देगी? 10। नेटवर्क के अंदर आपको 10 प्रॉपर्टीज ही मिलेगी। हाँ, उसमें से भले आप सिर्फ 2 यूज करें, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दफा नेटवर्क कॉल लग गई तो डेफिनेटली आपकी कॉल लग चुकी है। अब हम आते किसके ऊपर, हमारे हॉट टॉपिक के ऊपर, जो कि है GraphQL। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा, ऐप के कंपोनेंट में जाके मैंने गेटअप की एपीआई को बंद कर दिया, और कौन सा कंपोनेंट एक्टिव कर दिया? गेटअप GraphQL। तो जरा शक्ल देख लेते हैं पहले गेटअप GraphQL की, फिर आगे चलते हैं अगर कुछ आ रहा है। ये रहा डेटा। ठीक है, डेटा ही आ रहा है। लेट्स सी अब क्या किया हुआ है इसके अंदर। हाँ, पहली 2 लाइन में कोई ऐसी चीज जो न्यू हो आपके लिए? नो सर। ठीक है। नहीं है ना, सही है। इसमें क्या चीज न्यू नजर आ रही है आपको? हेडर्स। हेडर्स। अब ये हेडर्स क्या है, तो बताएगा मुझे? सर हमारे जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो हम मतलब सर्वर को सेंड करते हैं, तो उसके टाइप होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है इसकी मतलब ऑथराइजेशन हेडर क्या होगा, इसके मतलब रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा होती है वो हमारी हेडर्स में होती है। सही है। सर ये हम एपीआई पे जब कुछ भेज रहे होते हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन लगा के भेजते हैं। सर इसमें हम ये भी बताते हैं कि हमारी डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट में
ब्राउजर को मिलेगी या ब्राउजर सेंड करेगा? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडर्स के अंदर देते हैं। अब ये देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर ज्यादा भेजता हूँ और जो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उसको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, तो 100% आप जब भी एपीआई कॉल करेंगे तो आपको पता होगा हेडर्स एक्चुअली है क्या। मैं सिर्फ सिंपल सा बताते हुए चलता हूँ आगे। हेडर्स का मतलब जब भी आप एपीआई कॉल करते हैं तो आप अपने कुछ चीजें, हम जैसे हम पोस्ट के एपीआई जब कॉल करते थे तो कुछ डेटा हम सर्वर पे भेजते थे, लाइक लॉगिन और पासवर्ड। यस सर। ये ना वो सर्वर पे जाता था। यस सर। सर्वर पे वो जो डेटा जाता है वो किस में जाता है, आपकी बॉडी में जाता है। किस में जाता है? बॉडी में। यस, रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजना चाहें, जैसे टोकन जिस तरीके से ये वाला था, जिस तरीके से आप सबको पता है कि ये अब किस तरह एक्सेस किया हुआ है, अभी ये 2 मिनट में मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अभी समझिए हेडर्स को कि जब भी एग्जैक्ट जेसन वेब टोकन के उसके ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब भी हम ऑथेंटिकेशन वाली कुछ चीजें भेजते हैं ना टोकन, तो टोकन हमेशा हमारा मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से जाता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हो तो वो कुछ और चीजें मांगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास डेटा जो टोकन है हम इसी तरीके से भेजते हैं। किस तरीके से? हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के अंदर ये एक स्ट्रिंग आएगा, जिस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला कीवर्ड क्या लिखा हुआ होगा आपके पास, बैरियर, एंड देन आपका क्या मौजूद होगा, ये क्या है आपका एक्सेस टोकन जो था हमारा, एनवायरमेंटल वेरिएबल। सही है। अब मुझे ये बताएं, ये वाला जो एक्सेस टोकन है ये कहां से मिला आपको? या गिटहब एक्सेस सर ये बेरर जो है ना ये इनिशियलाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सॉरी इनिशियलाइज सर ये गिटहब से हम जब लॉगिन करेंगे वहां से। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सर एनवायरनमेंट फाइल से एग्जैक्टली ये तो टोकन एनवायरनमेंट फाइल से आ रहा है, लेकिन टोकन आपके पास कैसे आएगा, कोई बताएगा मुझे? गिटहब से आप सेटिंग्स में जाएंगे, फिर वहां पे एग्जैक्टली याद है ना सबको? दोबारा करके दिखाऊं? नहीं सर, याद है ना सबको? और ये बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और मैंने लिंक भी शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और लिंक कहाँ पे शेयर किया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये वाला टोकन कहाँ से एक्सेस होगा। हमारे पास गिटहब का GraphQL है। ये देखें यहाँ पे, इसके अंदर भी मैंने डिफाइन किया हुआ होगा डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे। फॉर पब्लिक एग्जांपल कस्टम यूजर में फर्स्ट लाइन फर्स्ट में ये देखें, तो ये URL ऑलरेडी मौजूद है आपके गिटहब के पास भी। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एक जनरेट न्यू टोकन करना है और टोकन देने के बाद आप इसको परमिशंस दे दें। अभी सीख रहे हैं तो सारी परमिशंस दे दें, और सारी परमिशंस देने के बाद ये आपको टोकन देगा। वो टोकन सिर्फ एक ही टाइम नजर आएगा आपको और वो उसी वक्त आपको कॉपी करके सेव करना है। उसके बाद वो टोकन नजर नहीं आएगा। उसके बाद जिस तरीके से आपने अभी देखा, कहाँ गया, आई थिंक नेट ऐप में ओपन किया था। तो अब जिस तरीके से मेरा टोकन जो जनरेट हुआ है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। अब क्या नजर आ रहा है, जिस नाम से मैंने उसको जनरेट किया हुआ है। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पे कौन सा टोकन है मुझे नहीं पता, अब सिर्फ नाम ही मौजूद है। तो वो जो टोकन पूरा नजर आएगा वो आपको फर्स्ट टाइम ही नजर आएगा। आप लोगों ने सबने सेव किया था, मैंने लास्ट क्लास में कहा था आप लोगों से। जी सर, सेव किया था। यस सर, सेव किया था। वेरी गुड। चलें अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह? अब एक और सवाल है, क्या मैं डायरेक्ट टोकन यहाँ पे रख सकता था? जी सर, रख सकते हैं। यस सर, यस सर, रख सकते हैं। चलें, जबरदस्त। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम ये सपोज करते हैं, ठीक है, आपने जो टोकन बनाया तो वो तो सबके पास अवेलेबल हो जाएगा अगर आपने गिटहब पे डाल दिया कोड तो। यस सर, वैसे हम इनक्रिप्ट करके भी ये सिक्योरिटी है? नहीं, इनक्रिप्ट नहीं कर सकते सर गिट में नहीं रखेंगे सर। एग्जैक्टली। जब भी आपकी कोई सीक्रेट की या इस टाइप से कोई टोकन या कुछ चीजें होती हैं तो अब हम उसको एक्सेस टोकन को हम पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते। लाइक यहीं पे मैंने फाइल में डाल दिया।
उसको हम कौन सी फाइल में डालेंगे हमेशा से? एनवायरनमेंट .env फाइल के अंदर, ठीक है, हमेशा .env फाइल में डालेंगे। क्या अब सवाल ये है, क्या ये .env वाली फाइल क्या मैं गेटअप पे अपलोड करूंगा? नो सर। हाँ सर, अगर आप एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करूंगा उसमें टोकन नहीं होगा सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रेपो है, ठीक है, और कोई दोस्त हमारा जो है ना उसको क्लोन करना चाहे, उसको रन करना चाहे, तो हमने तो env फाइल जो है ना वो उसमें डाली नहीं है, वो तो गिट इग्नोर में है। तो अगर वो उस पर डिपेंड कर रहा हूँ तो उस केस में वो उस एप्लीकेशन को कैसे रन करेगा फिर? जबरदस्त। कोई जवाब देना चाहेगा? फिर मैं देता हूँ। जिस तरीके से अभी भी बात कर लेता हूँ, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप अभी मेरी वाली ये वाली रेपो डाउनलोड करोगे तो इसमें तो env फाइल मौजूद ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो फिर कैसे पता चलेगा? ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने फाइल नहीं डाली हुई ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो, मुझे क्या जवाब आता है। जी बताएं। एक सिंपल env फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें एक्चुअल टोकन नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जिस तरीके से ये फाइल का नाम दे देंगे। एग्जैक्टली मैंने भी जिस तरीके से, अगर आप मेरी रेपो में देखें तो आपको .env फाइल मिलेगी नहीं, तो अब आपको कैसे पता कि कौन से नाम से वेरिएबल बनाना? एक्चुअली ये नाम भी तो है ना, ये तो मैंने इस नाम से बनाया हुआ, क्या जरूरी है इस नाम से आप भी बनाए? सर हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली तो फिर तो ये प्रॉब्लम है ना, फिर तो मेरी एप्लीकेशन चलेगी नहीं आपके पास, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन में क्या नाम रखा हुआ है? क्रिएट ऐप गेटअप एक्सेस टोकन। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टोकन रख लिया या गेटअप टोकन रख लिया तो क्या ये चलेगा? नो सर, वो टोकन उसको मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो हमेशा कभी भी अगर आप अपना गिटहब पे कोड पुश करें तो उसके साथ .env वाली फाइल तो कभी भी पुश नहीं करेंगे। हाँ, उसके साथ एक सैंपल फाइल जरूर पुश करें, लाइक दिस, कि सामने वाले को पता हो कि मुझे एक env फाइल प्रोवाइड करनी है और env फाइल के अंदर ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, अगर वो चाहे तो इसको चेंज कर सकता है। क्या अगर मैं आपको अब ये वाली फाइल दूं .env_dev के नाम से, मैंने एक सैंपल फाइल बनाई हुई है, तो क्या अब आपको पता चल गया ना कि मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे जब मैं आपको ये अगर env वाली फाइल दूंगा तो? सर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी जैसे आप इनको चेंज करेंगे, 100% चेंज करेंगे। आप यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन डालेंगे, इसमें अपना एक्सेस टोकन की डिटेल डालेंगे। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन की आप डिटेल डालेंगे। क्लियर है अब ये? और रिएक्ट के अंदर जब भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाते हैं सर, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा हो और उसकी जो डेटाबेस का जो उसका यूआरएल हो वो यहाँ पर एज अ प्राइवेट मतलब हमें सिक्योर हो ना, तो फॉर एग्जांपल अगर वो उस एप्लीकेशन को वो टेस्ट करना चाहे कि क्या चीज़ है या उसमें क्या डेटा है, ठीक है सर, तो उस केस में सर वो कैसे हो, क्योंकि वो तो वो स्पेसिफिक डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा हो और वो तो अपना खुद का डेटाबेस उसमें वो इंपोर्ट नहीं कर सकता या यूज नहीं कर सकता, उसको उसका नॉलेज तो नहीं होगा सर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। इस केस में फिर वो उसको कैसे वो रन कर सकता है इसका? देखें अब यही वही वाली बात है। अब आप मुझसे ये पूछें कि अगर मैं एक मिनट में जवाब दे दूं इनको। आप सबसे एक सवाल है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसका कोई ना कोई डेफिनेटली डेटाबेस होगा, तो आप किसी को भी एप्लीकेशन देंगे तो क्या डेटाबेस देंगे? यस और नो? पहला सवाल। नो सर। नो सर। देंगे सर। नो सर। नो सर। नहीं देंगे। ठीक है, चले अब मिक्स रिव्यूज है ना, अच्छी बात है, चले होना भी चाहिए। मिक्स रिव्यूज हैं तो आपको और चीजें क्लियर होगी। अब आप ये बताएं, आपने अपने उस डेटाबेस के अंदर डेफिनेटली कोई डेटा समझ लें अगर वो प्रोडक्शन में चल रही है। अभी तो दो चीजें होती है ना, आपको पता है ना, एप्लीकेशन एक होती है डेवलपमेंट फेज पे और एक होती है कौन सी? प्रोडक्शन फेज पे। डेवलपमेंट फेज पे तो मैं कहता हूं कि चलो आप डेटाबेस दोगे अगर वो आपका टीम मेंबर है तो। कौन है? आपका टीम मेंबर है जो कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली उसका एक्सेस दोगे। क्लियर? क्या प्रोडक्शन पे हम क्या सबको एक्सेस देंगे? प्रोडक्शन पे तो नो सर। जो ऑनर्स है या हैंडल कर रहा है उसी के पास एक्सेस होता है। जी सर। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, हम कभी डेटा देते हैं, मतलब कभी एक्सेस देते हैं, यानी कभी आईडी पासवर्ड देंगे और कभी हम नहीं देंगे। जब हम आईडी पासवर्ड देंगे, वो टीम मेंबर है तो हम उसको जरूरी, अगर ऐसा ही है env वाली फाइल है तो हम डेफिनेटली गिटहब के ऊपर कभी भी env वाली फाइल हम पुश
नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है, पुश नहीं करेंगे, कभी भी हम पुश नहीं करेंगे इसको। हाँ, अगर आपको देनी है तो आपके पास दूसरे बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर वो आपका टीम मेंबर है तो आप कोई ना कोई टूल यूज कर रहे होंगे ना आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, स्काइप यूज कर रहे होंगे, स्लैक यूज कर रहे होंगे, या वॉट एवर कुछ भी यूज कर रहे होंगे, तो आप उस दूसरे मेथड्स के थ्रू उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अगर अब इसी केस में टीम मेंबर को भी मुझे एक्सेस ना देना हो तो अब जवाब दें। एक तो मसला सॉल्व हो गया कि चलो एक्सेस देना है तो हम ENY वाली फाइल किसी और तरीके से उससे शेयर करेंगे, गिटहब पे तो डेफिनेटली पुश नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब मुझे पता है अगर मुझे उसको भी एक्सेस नहीं देना तो डेटाबेस, लेकिन उसको यूज करनी होगी ना डेफिनेटली एप्लीकेशन के लिए, तो फिर क्या करें? उसको भी सर स्काइप और सर यही सर हमारे पास गिटहब के ऊपर सीक्रेट आ रहा हूँ। सर इसीलिए जो हम GraphQL यूज कर रहे हैं। नहीं, अभी GraphQL से हटके वो बात करना चाह रहे हैं कि डेटाबेस का अगर अब मैं बताऊं इसके अंदर, अब मैं बताता हूँ, अब जरा सुन लें कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना तो डेटाबेस का क्या बनेगा? सबसे पहले स्कीमा बनेगा, और स्कीमा के बाद आप कोई ना कोई उसके अंदर डमी डेटा डालोगे। जी सर। ठीक है, तो इसका एक वर्ड यूज होता है माइग्रेशंस। तो ऐसे केस के अंदर जब आपको चीजें नहीं देनी होती किसी को तो आप अपनी माइग्रेशंस बनाते हैं, और फिर ये माइग्रेशंस आप किसे देंगे? अपने आपके गिटहब के कोड के अंदर पड़ी हुई होगी। एक कमांड के थ्रू डेटाबेस अप एंड रनिंग हो जाएगा विद डमी कोड। सर वो मतलब कि जो फोल्डर माइग्रेशन का बना होगा हम वो देंगे साथ? एग्जैक्टली, फिर वो आप डालेंगे उसमें। हाँ, गिटहब पे डाल सकते हैं उसको। और सर वो जब वो उसको हम फिर लिंक किस तरह कराएंगे? मतलब अगर मुझे किसी ने दी है तो मैं ये तो अब पूरे प्रोसीजर्स है ना, अब हम प्रोसीजर्स के ऊपर नहीं जा रहे अभी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोग किस तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर डमी डेटा होगा, एक्चुअल डेटा नहीं होगा। एक्चुअल डेटा नहीं होगा डेफिनेटली, कि उसकी एप्लीकेशन सिर्फ चल जाए, उसको कुछ यूजर्स नजर आ जाए, कुछ यूजर्स का डेटा नजर आ जाए, लेकिन वो डमी डेटा होगा फॉर डेवलपमेंट पर्पस। सर वो अगर वो कोई काम करता है एप्लीकेशन, हम कह सकते हैं सर वो सीडर्स फाइल इसको हम कह सकते हैं, सीडर्स फाइल सर। सीडर्स, बिल्कुल सीडर्स ही जो डमी डेटा होगा सीडर्स फाइल के थ्रू आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सीडर्स। तो माइग्रेशन चलेगी जो कि स्कीमा बनाएगा, और फिर किसी तरीके से हम सीडर्स देंगे जिसके अंदर डेटा होगा, वो डेटा हम उस डेटाबेस के अंदर डंप करवाएंगे और फिर वो उसको एक्सेस करेगा। चलें अब आगे चलते हैं। सर अगर उसे काम करना है एक्चुअल डेटा के ऊपर, एक्चुअल डेटा अगर हम लाइव की बात करें तो लाइव के अंदर भी हम किसी के साथ एक्चुअल डेटा शेयर नहीं करते। फिर एक कीवर्ड यूज होता है प्रॉक्सी। फिर एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि आपको लगता है कि यार यूजर 1 के अंदर सिर्फ मसला आ रहा है, यूजर 2 बिल्कुल सही चल रहा है। कभी ऐसा भी होता है एक यूजर पे डेटा में मसला आ रहा होता है, एक यूजर दूसरे यूजर में वो वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो फिर हम उसके लिए प्रॉक्सी बनाते हैं। प्रॉक्सी का मतलब यह है कि आपका यूजर है, लेट्स से आप डेवलपर हैं, आप उसको प्रॉक्सी करेंगे कौन से यूजर से? यूजर 1 से। जब आप यूजर 1 से उसकी प्रॉक्सी करेंगे तो आपके पास डेटा जो सारा आ रहा होगा वो यूजर 1 का डेटा आ रहा होगा स्पेसिफिक। तो ये डेवलपर्स के लिए होता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। .env का हम डालेंगे। ओके सर, सो वो मतलब आंसर ये है कि उसमें डमी डेटा पे वो वर्क करेगा, उसके साथ डमी डेटा प्रोवाइड करेगा। टीम जो है फिर वो डमी डेटा अपने पास जनरेट करेगी, डेटाबेस बनाएगी अपने पास और वो रन करेगी। ओके सर, थैंक यू। चले अब आगे चलते हैं। एक चीज ये हो गई कि हमने अपनी एनवायरनमेंट फाइल किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हम अपनी डमी एनवायरनमेंट फाइल किसी के साथ शेयर करेंगे। यार ये प्लीज सादत अली भाई आप अपना जरा माइक ऑफ कर दें। ओके, तो अब जब हम रिएक्ट के अंदर काम करते हैं ना, तो रिएक्ट के अंदर हमें ये वाला कीवर्ड लगाना जरूरी है हमेशा, रिएक्ट _app_, और उसके बाद फिर आपका वेरिएबल का नाम आएगा जो भी आप देना चाहें। जैसे मेरे पास वेरिएबल का नाम है गेटअप एक्सेस टोकन, हेलो वर्ल्ड, वर्जन, बेस यूआरएल, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे और बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बट हमेशा फिक्स सही है। कन्वेंशन है कि ये आपके मतलब नेसेसरी है? ये सिर्फ रिएक्ट के लिए है, रिएक्ट के लिए मैंडेटरी है।
अगर ये प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे तो प्रोसेस तो आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, एक्सेस मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। चलें आगे चलते हैं। सर तो ये इसका क्या सीक्रेट्स मतलब हम हुआ, GitHub अब जो सीक्रेट्स से एनवायरनमेंट एक्सप्लोर वेरिएबल्स हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं, process.env के अंदर। ठीक है, अब process.env के अंदर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, ये जितने भी आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाए होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही एक्सेस किया हुआ, कौन सा, गिटहब एक्सेस टोकन। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक ही बनाया तो मैंने एक ही एक्सेस किया हुआ है। ये वैसे अगर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल्स हो तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें आगे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला टोकन, यहाँ पे जो टोकन आपने सेव किया हुआ, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ अपने पास, वो यहाँ पे सेव कर लीजिएगा और वो आपको फिर एक्सेसिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपका सिक्योर हो गया टोकन, क्योंकि आप अपनी ENV की फाइल गिटहब पे पुश नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है, आई थिंक इनके माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं ये वाला फंक्शन ऑन कर दूं आपके लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा। अब जरा ये वाला फंक्शन देखें, कोई ऐसी चीज जो आपको इसमें समझ में ना आ रही हो, थोड़ी देर के लिए बताएं। पहले तो ये बताएं, इतना सा कोड जो है, सिर्फ इतना सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। सर ये ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है ये क्यों पास किया हुआ है एज ए वेरिएबल हमने? अच्छा चलें, ये एक सवाल है। और कोई किसी का सवाल, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो। ये ग्राफक्यूएल है जो अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नहीं सर समझ आ रही है। देखें अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ जल्दी से। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेने जा रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेना वो तो इसको बताना पड़ेगा ना हमें। जी सर। फॉर डायनामिक प्रोसेस हमने ये किया कि हम खुद एंटर कर सकें ऑर्गेनाइजेशन नेम। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। सही तरीके पे आता हूँ मैं। तो अब एक तरीका तो ये कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ये तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अच्छा जी यार, प्लीज ये अगर माइक डिस्टॉर्शन है ना तो प्लीज बंद रखिए। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने अपनी क्यूरी यहाँ पे सही इस तरीके से लिखनी है, एंड देन आपको क्या करना है, वहां पे कॉपी पेस्ट ही करना होगा ज्यादातर अपने कोड के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम लिखते हैं फेसबुक। प्रीटिफाई क्या करता है इसके अंदर, एक प्रीटिफाई का बटन। प्रीटिफाई इसको थोड़ा सा वो दे देता है, जैसे इसमें स्पेसिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो वो उसको सही कर देता है। अच्छा अब ये कह रहा है कि फॉर्मेटिंग कर देता है। एक और एक चीज आपने सर पूरा ये सेलेक्ट करके और इसमें हैश लगाए थे, वो कौन सी कमांड से होता है सर? नोट लगाए थे जो, यानी कि नोट बन जाते हैं ना, कमांड सारी नोट्स बन गई यानी कि कमेंट। हाँ ये सर कमेंट्स, ये आपका कंट्रोल और बैकवर्ड वो होगा स्लैश क्वेश्चन मार्क वाला, कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, थैंक यू सर। अब ये देखिए प्रीटिफाई से ये हो गया कि थोड़ा सा अच्छा नजर आना स्टार्ट हो गया। कहाँ गया भाई ये देखें प्रीटिफाई से ये हुआ, इसकी शक्ल अच्छी हो गई थोड़ी सी। अब ये देखें क्या कह रहा है भाई, वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी थ्रू टेक्नोलॉजी, मेंबर मस्ट हैव टू। अच्छा मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ क्या? वाह, ठीक है, डेटा आ रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन का देख लेते जल्दी से। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ, अभी व्यूअर्स नहीं देख रहा। ठीक है, इसमें मैं एक साथ मैंने 2 क्यूरी की हुई है। आप चाहे तो सिंगल कर सकते हैं, आप चाहे तो डबल कर सकते हैं। सबको पता है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? जी सर। ठीक है, ये देखें प्रीटिफाई किया तो ये थोड़ा सा जो फैला हुआ था वो सही हो गया। मैं प्रीटिफाई में इसको मैं बता देता हूँ भाई, लॉगिन आईडी। आई थिंक फेसबुक वालों ने कोई ऑथेंटिकेशंस वगैरह लगाई होगी तो उसकी वजह से
दूसरी देख लेते हैं। ये देखें, इसका डेटा आ गया, ठीक है। फेसबुक का नहीं आया क्योंकि फेसबुक ने शायद कोई ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर वाली ऑन कर दिया, तो इस वजह से उसका डेटा नहीं आ रहा। लास्ट टाइम तक तो आ रहा था, सबको याद है? ऑर्गेनाइजेशंस में हमने मंगवाया था डेटा उसका भी। यस सर। वेल, अब हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। व्यूअर का मतलब तो आप जिससे लॉगिन है उसका पूरा डेटा दिखाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है, क्या हम क्यूरी के अंदर इस तरह डेटा पास करते हैं क्या कभी? वैसे अगर जावास्क्रिप्ट की जबान में देखें तो हम पास कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? यस सर, सैनिटाइज करते हैं जो सर। हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये हमने बैकटिक यूज किया हुआ है, और बैकटिक के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को इस तरह यूज करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, वैसे ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। सर वेरिएबल्स बना के हम वेरिएबल्स पास करेंगे? एग्जैक्टली, कुछ हद तक ऐसा ही होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब ये वाला तो हमने देख लिया, अब मेरे ख्याल में GraphQL है, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला यूज करते हैं जो गलत है, फिर उसके बाद सही वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये सही वाली क्यूरी है और ये है गलत वाली क्यूरी, मतलब तरीका गलत है लेकिन यूज करके मैं दिखाता हूँ आपको। सर इसमें ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कौन सा फंक्शन है और ग्राफक्यूएल का किधर काम हो रहा है, काइंडली। मैं बता देता हूँ। ग्राफक्यूएल कोई बताएगा कहाँ पे काम हो रहा है ग्राफक्यूएल का? यस सर, बताएं। नीचे सर ये जो कांस्टेंट क्यूरी ऑर्गेनाइजेशन लिखा है सिर्फ और सिर्फ ग्राफक्यूएल का ये काम हो रहा है बस, बाकी सारा जावास्क्रिप्ट ही आपके पास, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ है, ये एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए सिंपल सा, जिसका नाम क्या दिया हुआ है अभी मैंने। हम फंक्शनल काम करते हैं ना, ये तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता था, ये अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं यहाँ से कट करके बाहर डाल सकता हूँ ना, मसला तो नहीं है। लेकिन फंक्शनल काम करने के लिए मैंने फंक्शन यूज किया हुआ, ठीक है। क्यों फंक्शन यूज किया अभी मैं बताता हूँ, इस फंक्शन का फायदा क्या होगा। हम कह रहे हैं भाई ये फंक्शन, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा होता है, ये सारा ग्राफक्यूएल का ही होता है। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्यूरी है, ये क्यूरी सिर्फ ग्राफक्यूएल की है। इसको मैं थोड़ी और छोटी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलें अब देखें, अब ये सिंपल सा है, ग्राफक्यूएल की क्यूरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ नेम और डिस्क्रिप्शन लेके आ रही है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एक वेरिएबल है डेफिनेटली, जो हमने अभी देखा ग्राफक्यूएल के अंदर भी, कि यहाँ पे हम नाम देंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो मैं नाम दूंगा और इसकी क्यूरी आई। तो ये सिंपल से एक क्यूरी बनाई है। सिर्फ ग्राफक्यूएल का अभी तक काम इतना ही है, इससे ज्यादा कोई काम मैंने नहीं किया हुआ। मसला क्लियर है सब? अभी सर इसको कॉल नहीं किया ना? अभी कॉल नहीं किया, ये तो मैंने सिर्फ क्यूरी बनाई है कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए। अब चाहिए मतलब क्यूरी बनाई है कि ये वाला डेटा चाहिए, अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, किस तरह चाहिए वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक पहले बताएं क्लियर है तो मैं आगे चलूँ। अब तो मैंने क्यूरी छोटी कर दी, आपको क्लियर नजर आ जाए। बताइएगा जी सर, ये चीज समझ में आई, जैसे एपीआई या डॉट पोस्ट आपने लिखा है, तो ये जो स्लैश ग्राफक्यूएल यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद ये जो क्यूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम कर रहा है? मेरे दोस्त लाइन नंबर 22 लाइन नंबर 20। अरे मेरे दोस्त, मैं अभी यहाँ पे हूँ, आप नीचे पहुंच गए। पहले आप इतना बताए ना, ये क्लियर हो गया, क्यूरी बन रही है यहाँ पे ग्राफक्यूएल। हाँ, ये क्लियर है, तो हम लोग वहाँ पर गिटहब पे कर रहे थे, ये तो वही है, वो तो समझ में आ गया। वही है। अब आगे चलूं मैं? जी सर करिए ऑन। अच्छा जी, थैंक यू। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, एपीआई यूज करनी है। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था, अगर हमने प्रेजेंटेशन देखी थी तो वहां पे एक एंड पॉइंट होता है ग्राफक्यूएल का, और हमेशा रिक्वेस्ट किस में जाएगी? पोस्ट के अंदर। ये बातें याद है सबको? जी सर। जी सर। तो अब आपका एक्चुअल यूआरएल क्या बनेगा? बेस यूआरएल क्या मौजूद है आपके पास? API github.com, और एंड पॉइंट आपके पास क्या मौजूद है? ग्राफक्यूएल। यहाँ पे लोग दो तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि बेस यूआरएल दिया और एंड पॉइंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह भी यूज करते हैं इसको, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली स्ट्रिंग पास सर स्लैश भी नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस यूआरएल ये पूरा दे दिया ना, तो अब ये डायरेक्ट इसको हिट करेगा। लेकिन सर इसमें तो अगर ग्राफक्यूएल की जगह कुछ और होगा तो फिर हम ये एक अलग सवाल है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन काफी लोग अगर सिर्फ ग्राफक्यूएल यूज करते हैं ना, तो वो इस तरह यूज करते हैं।
कि डायरेक्ट बेस यूआरएल के अंदर सबमिट दे दिया एंड देन दिस। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये वाले एंड पॉइंट अगर कोई देखता है, अगर कोड मेरा पढ़ना स्टार्ट करे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, खाली रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि बेस यूआरएल दिया और एंड पॉइंट में हमेशा यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए कोड अच्छा है कि कोई पढ़े तो उसको समझ में भी आए, ऐसा ही है ना? जी सर। तो तो सर ये वही वाला बेस यूआरएल तो सर आपने उसमें भी नहीं दिया हुआ जो आपकी एनवायरनमेंट है? मैंने दिया हुआ, मैंने वहां से लिया हुआ नहीं है अभी। हाँ ले सकता हूँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अपने पास बेस यूआरएल आप कहाँ से लेके आएंगे अब इसके बाद? एनवायरनमेंट वेरिएबल से बेस यूआरएल लाइक दिस। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा ये बिल्कुल तो ऐसे सर ही ये होगा। लाइन नंबर 22 का ये आगे का बताइएगा। अब आगे आता ये जो हूँ, आपने अब आ रहा हूँ, एक मिनट है। पहले ये बताइए, ये क्लियर हो गया? एपीआई हमने अच्छा सर, पोस्ट इसमें पोस्ट और एंड पॉइंट आपको पता है कि GraphQL है। वेरिएबल को आगे आपने क्यूरी के आगे उसको यूज किया होगा क्यूरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। जी सॉरी सर इधर मेरे ख्याल से आपने यही किया होगा ना कि ये जितनी भी क्यूरी लिखी है उसको क्यूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेरिएबल में खुआ लिया और उसके बाद एग्जैक्टली बिल्कुल ऑब्जेक्ट में यूज कर लिया। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब देखें, जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो हम पोस्ट में डेटा पास करते हैं ना सर्वर को कि भाई क्या पास करना है डेटा। तो ये वही वाला काम है पोस्ट। अब हम सर्वर को डेटा दे रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी लेता है क्यूरी, जिसके अंदर मुझे क्यूरी बतानी पड़ती है कि मुझे क्या चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे सर? इसमें सर रेस्ट के अंदर ग्राफक्यूएल पास हो रहा है सर। सॉरी क्या कह रहे हैं? रेस्ट एपीआई के अंदर ग्राफक्यूएल पास हो रहा है सर इसमें। रेस्ट एपीआई नहीं है, एपीआई कॉल करने का तरीका है। रेस्ट एपीआई थोड़ी है ये तो एपीआई कॉल कर रहा है ना। अभी रेस्ट एपीआई हम इसे नहीं कहेंगे ना, हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और एपीआई कॉल करके हमने GraphQL का एंड पॉइंट बताया उसको, और GraphQL के एंड पॉइंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है जिसके अंदर हम बताते हैं अपनी क्यूरी। तो हमने यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 बोलें। सर द होल प्रॉब्लम इज दैट कि आपने GraphQL पहले लोकली इंस्टॉल करके हम लिखते थे पहले GQL, फिर सर हम ये बैक कॉमास डाल के फिर उसको क्यूरी लिखते थे। सर आपने वो अभी तक तो हमने GQL लिखा ही नहीं है कहीं पे भी। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही शायद इन लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, शायद वही देखा हो इंटरनेट। अच्छा अभी आप लोग देखें, थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग मुझे थोड़ा टाइम देना, देखें थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसका रीजन ये है कि आप लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कहूँ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़े, आप जो GQL वगैरह है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आगे आएगा। सर ये क्वेरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने बैकटिक्स के अंदर क्वेरी लिखा है और फिर उसके अंदर ये क्यूरी क्या मैं उठा के यहाँ पे डाल सकता था? यस सर। एक सवाल है वैसे ही जर्नल सा, पॉसिबल है? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये अच्छा लगेगा अब देखने में आपको? नो सर। अगर मुझे एडिटिंग करनी हो तो कितना प्रॉब्लम होगा इसमें। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम और आगे जाके ये क्यूरी आपकी डायरेक्ट हर कंपोनेंट के अंदर थोड़ी मौजूद होगी। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्यूरीज आपकी अलग मौजूद होंगी, म्यूटेशंस आपकी अलग मौजूद होंगी, फिर हम इसको कॉल करके लेके आएंगे एंड देन फिर यूज करेंगे ना। तो ये वही वाला तरीका है। अभी तो सर ऑब्जेक्ट का नाम क्यूरी रहेगा? जी ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा क्यूरी रहेगा? ये देखें यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप म्यूटेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यूटेशन आएगा। अगर आप क्यूरी कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या होता है? क्यूरी होता है ना। तो ये क्यूरी कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, मैं नीचे वाले वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वो जो API.post वाली ये प्रॉपर्टी की बात करें। हाँ ये हमेशा क्यूरी रहेगा, ये प्री डिफाइंड है। मतलब GraphQL कहता है कि मुझे क्यूरी का कीवर्ड चाहिए, लाइक प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर आपके पास क्यूरी मौजूद होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लॉगिन का जब हम किसी सर्वर को डेटा भेजते हैं तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल और पासवर्ड देते हैं। जी सर। सही है ना। अब किसी जगह ईमेल यूज होता होगा, किसी जगह पे क्या यूज होता होगा? यू नेम, कहीं पे यूज होता होगा यूजर नेम। तो ये तो उसकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है ना कि उसको क्या चाहिए। Am I right? जी सर। ठीक है, तो ये वही है। इसके GraphQL कहता है कि मुझे क्यूरी चाहिए और क्यूरी के अंदर आप क्यूरी पास करते हैं। चले आगे चलते हैं। अब जब ये डेटा पास मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो सारा रिस्पॉन्स में मिलेगा और रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। ये एक एरर आ रहा है, ये क्या एरर आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको।
सर इधर हम डॉट पोस्ट क्यों कर रहे हैं? हम तो डेटा गेट नहीं कर रहे वहां से। डेटा गेट ही कर रहा हूँ ना, लेकिन आपको बताया था ना कि GraphQL हमेशा पोस्ट एपीआई पे ही चलेगा। एक एंड पॉइंट होगा और जो कि होगा कौन सा, पोस्ट होगा मेथड उसका हमेशा। और वो क्यूरी से उसको कर रहा है कि ये गेट कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, हमेशा पोस्ट ही होगा। आपके GraphQL के जितने भी आपके एंड पॉइंट्स होंगे वो पोस्ट ही होंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कॉल कर दिया fetch data underscore js। ये मैंने किसमें कॉल किया हुआ है? यूज इफेक्ट के अंदर, ताकि क्या कॉल हो, ये वाला JS कॉल हो जाए, मतलब ये वाला पूरा फंक्शन कॉल हो जाए मेरा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम किया हुआ था, एक क्यूरी बनाई और क्यूरी के बाद मैंने GraphQL की एक API को हिट किया, जहां से अब मुझे GraphQL से डेटा आएगा किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। लेट्स सी, ये पूरा हमारा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल। अब मैं कंसोल पे जाऊं देखने के लिए क्या आया डेटा मेरे पास। यस सर। चले जी सर। यस सर। अच्छा जी, कहाँ पे है ये एप्लीकेशन? ये देखिए ये डेटा आया हुआ है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने पास एक प्रिजर्व करके रखता हूँ लॉग्स, तो इसलिए वो नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए डेटा आया, डेटा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हमने मंगवाई, डेटा के अंदर डेटा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये रही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, डिस्क्रिप्शन और नेम। कोई मसला? अब देखें GraphQL हम अभी तक गेट के एक्सप्लोरर से यूज कर रहे थे, अब हम इसको कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? रिएक्ट से। ऐसा ही है सर, इसमें दो डेटा क्यों हो रहा है? अब बोल रहे हैं सर ये फैच की रिक्वेस्ट दिखाइएगा जरा एक मिनट कोड पे। कोड में दिखाऊं आपको? ओके, ये रही, बल्कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखें नेटवर्क रिक्वेस्ट, ये देखें आपका जो था वो ये गया हुआ है यहाँ से क्यूरी के अंदर। ये पूरी क्यूरी गई हुई है जो हमने लिखी थी पीछे। जी सर ये जरा कोड खोलिएगा काइंडली जरा, वो एक मिनट हमने किया क्या है सर? यही स्टैंडर्ड तरीका है क्यूरी मंगवाने का, सर डेटा मंगवाने का GraphQL के जरिए। ये तरीका गलत है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्यूरी इसी तरीके से आएगी। अभी इसका सही तरीके पे आता हूँ मैं थोड़ी देर में, 1 मिनट दीजिएगा। लेकिन अभी सही तरीका देखें, अभी हम आते हैं, लेकिन अभी ये देखें थोड़ी देर के लिए आएगा इसी तरीके से। ये GraphQL का जो डेटा है वो भी रिडक्स में मंगवाया जाता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। सर जो है वो एक बार दिखाएगा कि आपने कॉल कैसे करा इस फंक्शन को, ये जो fetch data JS वाला है। ये अच्छा, इसको ये तो यूज इफेक्ट के अंदर कॉल किया, सिंपल ये रहा। और मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया कि भाई ये वाली ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेके आओ। ठीक है सर, थैंक यू। ये अगर आप जावास्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो सारा कोड सही लिखा हुआ है कि हमने एक वेरिएबल पास किया, वेरिएबल हम लोग बैकटिक्स के अंदर इस तरीके से यूज करते हैं एंड सो ऑन, सारा काम सही चल रहा है। ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअली अगर GraphQL की नजर से देखें तो ये गलत है। क्यों गलत है अभी मैं दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से कॉल नहीं करना चाहिए अगर वेरिएबल्स हैं तो। ठीक है, अब इसको किस तरह कॉल करना चाहिए, सही तरीका यहाँ पर है। इसमें से वापस डेटा कम कर दूं या रहने दूं? जैसा आप कर दें ताकि समझ आ जाए ना, समझ आ जाए ना, कर दें ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, तो मैंने कहता हूँ कि इसको गायब कर दो। अब सही है, अब छोटा हो गया, अब सही से नजर आएगा आपको और समझ में भी। चलो अब देखें इसके अंदर हमने बनाया क्यूरी, और इसका सही तरीका ये है कि हम क्यूरी को कोई भी एक फंक्शन बना के दें और उस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करें लाइक दिस। अब देखें इसको यूज करने का GraphQL में क्या तरीका है, शायद हमने पहले भी यूज किया था, दोबारा करके दिखा देता हूँ। पहले हम GraphQL के गेटअप के एक्सप्लोर से देखते हैं, फिर गेटअप पे आते हैं। ठीक है, प्रीटीफाई कर दिया। अब देखिए प्रीटीफाई करने से ये फायदा क्या हुआ इसका। क्यूरी हम मंगवा रहे हैं, क्यूरी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, या इस पे कर दें कि कुछ भी नाम देते हैं, गेट माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने पास कर दिया एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। आपको पता है कि डॉलर के साथ हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो वही बता दिया। इसकी टाइप हमने क्या बता दी, यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, स्ट्रिंग। और नॉट का क्या मतलब होता है, सबको पता है क्या होता है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा अब हमने बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की ये क्यूरी, आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि लॉगिन का पैरामीटर लेती है, और ये वाला एक वेरिएबल जो हम यहाँ से पास करेंगे वो वेरिएबल यहाँ आ जाएगा और उसकी डेटा आ जाएगा। अब जब हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसमें वेरिएबल हम कहाँ डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कोई चीज हार्ड कोडेड अब नहीं है।
क्यूरी वेरिएबल के अंदर। क्यूरी वेरिएबल वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का नाम क्या होगा इसमें? ऑर्गेनाइजेशन नेम। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इसमें नाम दे देते हैं हम लोग। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या ये चलेगा? चलना चाहिए बिल्कुल सर। चलेगा। ठीक है, तो सही तरीका ये है। पहले तो मैंने हार्ड कोडेड काम कर दिया था ना कि क्यूरी के अंदर डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दे दिया लाइक दिस, ये बना है, ये बना है, और सर इसके इसका अंदर एडवांटेज डायरेक्ट क्या होगा क्यूरी के अंदर एक फंक्शन बनाने का? एक मिनट रुकिएगा, ये देखें ये भी काम सही कर रहा है, ये भी काम सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट के नहीं, ये एक्चुअली हार्ड कोडेड है। अगर आप गौर से देखें तो ये हार्ड कोडेड है, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा अगर। हाँ, लेकिन ये क्यूरी आपको कभी भी चेंज नहीं करनी। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये आपने एक क्यूरी बनाई है जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके अंदर एक वेरिएबल सिर्फ आपको हमेशा पास करना है, ऐसा ही है। यहाँ पे आपकी पूरी क्यूरी चेंज हो जाएगी अगर आप यहाँ पे चेंज लिखेंगे तो। ये आपने क्यूरी चेंज की, ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट में तो हमने नीचे वाले में तो वो डायनेमिक होगा। ये वाला डायनेमिक है, एग्जैक्टली ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक नहीं है। यहाँ पे हम हमेशा हार्ड कोड चेंज कर रहे हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल्स की बात आती है तो हम वेरिएबल्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं एंड देन किसी तरीके से क्यूरी वेरिएबल के अंदर हम इसको पास करेंगे। अब ये हम काम कर रहे हैं एक्सप्लोरर में। अब यही वाला सेम काम अगर मुझे रिएक्ट के अंदर करना हो एपीआई कॉल के साथ, कैसे करूंगा? कोई बताएगा मुझे? एनी आइडिया, एनी गैस? ऐसे ही अभी तक हम देखने जा रहे हैं तो ऐसे ही पूछ लेता हूं। नहीं, क्यूरी को कॉल करते वक्त वेरिएबल डिफाइन मैं बता देते हैं। ये देखें इस तरीके से। आवाज नहीं आ रही दोस्त बिल्कुल भी आपकी। अब देखें, ये समझ में आता है कुछ? यहाँ तक कोई चीज ऐसी है समझ में ना आई हो? पहले तो ये बताएं, ये वाली, ये यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी सर। अब यहाँ पे आता है, क्या ये वाला काम हमने पहले भी किया था कि उसको पता है कि यार मुझे क्यूरी चाहिए तो मैं क्यूरी दूं उसको? जी सर। सही है। अब हम इसमें एक चीज स्पेशल पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल्स का जिस तरीके से इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, किसके अंदर? क्यूरी वेरिएबल्स के अंदर लाइक दिस। तो हम ये ऑब्जेक्ट अब पास करेंगे कहाँ पे? वेरिएबल्स के अंदर लाइक दिस। यानी अब आपके पास GraphQL जब एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसके अंदर अब दो चीजें होंगी, क्या क्या? क्यूरी और वेरिएबल्स। सॉरी, क्यूरी और वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को जरा एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सिंपल फंक्शन है दोस्त। ये रहा, ये फंक्शन देखें ना, क्या ये इसको एक्सप्लेन की जरूरत है? ये भी क्यूरी की तरह बिल्ट इन है, मतलब बाय डिफॉल्ट। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। अब जो आपका एंड पॉइंट अब दो चीजें ले रहा है, क्या क्या? क्यूरी और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऑप्शन है। हो सकता है कि क्यूरी ऐसी हो कि जिसके अंदर आपको कॉल करने की जरूरत ही ना हो वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स क्या है? ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पे जो क्यूरी का नाम यूज किया हुआ है यहाँ पे क्यूरी में, सॉरी वेरिएबल क्यूरी नेम क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन नेम यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम पास करना होगा। तो सर इसको पास कैसे करेंगे? सर अगर ऊपर हमारे ये जो फंक्शन के पैरामीटर्स में आ रहा ऑर्गेनाइजेशन नेम की जगह कोई और नेम होता तो इधर ये एबीसी दूसरा नेम लिखना था। एबीसी कर दिया ये ले। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा? एबीसी लिखना पड़ेगा। असल ये सोचे ये वेरिएबल है, ये क्यूरी के पास जाएगा। पहले मेरी बात सुन लें कि ये एक वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। डेफिनेटली इसमें वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। यहाँ पे अगर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे वो उससे नाम गेट करेगा। यहाँ पे कौन से नाम से वेरिएबल्स चल रहा है अभी? ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो इस वेरिएबल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नेम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही वाला काम किया कि एबीसी में आप तो कह रहे थे ऑप्शनल भी हो सकता है। जी, आप कह रहे थे ऑप्शनल भी हो सकता है, ये वेरिएबल के पास करो या ना हो सकता है, लेकिन क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बताएं ना कि यहाँ के केस के हिसाब से रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है? इस क्यूरी के हिसाब से रिक्वायर्ड है।
और सर यहाँ एक पे बताएं क्वेश्चन अगर इस एक मिनट पहले ये बताएं इस क्यूरी के हिसाब से ये रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है? सर रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल है यहाँ पे। इस क्यूरी यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप ये वाली क्यूरी देखें, क्या यहाँ पे मुझे वेरिएबल नेम पास करने की जरूरत पड़ रही है क्यूरी को? नहीं सर, डायरेक्ट ही आपने दे दिया। वेरिएबल पास करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर। नहीं। क्या यहाँ अगर मैं इस क्यूरी को देखूं तो क्या यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करने की जरूरत पड़ रही है ग्राफक्यूएल की क्यूरी को? ये करनी पड़ेगी सर यहाँ पर, क्योंकि आपने मेंशन किया है क्यूरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है और यहाँ पे क्या था ऊपर वाले केस में? रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल। लेकिन इसमें ऑप्शनल नहीं था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? ग्राफक्यूएल कहता है कि आपको इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें एक वेरिएबल्स बना के लाइक दिस यूज करना चाहिए। तो हमें डेफिनेटली जो ग्राफक्यूएल कहता है हमें उसी तरीके से यूज करना है इसको, ठीक है? तब हमने एक क्वेरी बनाई जी। ये कैसे ऑप्शनल हो रहा है वो ऊपर वाले में और नीचे वाले में, कि वो ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल नहीं है? ये चीज समझ नहीं आ रही। ऊपर वाले में ऑप्शनल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें हार्ड कोड डाल दिया है। यहाँ पे देखिए हम हार्ड कोड वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने हाथ से। अच्छा, अब ये लेगा नहीं वहां से, लेकिन यहाँ पे हम क्यूरी के अंदर हार्ड कोड काम ही नहीं कर रहे। क्यूरी बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से वहां पे हमने ग्राफक्यूएल में लिखी थी कॉपी पेस्ट किया, और इसको हमें पता है कि एक वेरिएबल पास करना है, तो वो हमने यहाँ पे वेरिएबल पास किया इसको। इसलिए ये हार्ड वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है और यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, समझ गया। सर यहाँ पे GQL का कीवर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हम? अभी हम GQL यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट API से यूज कर रहे हैं। सर मैं क्वेश्चन वाला जो आप है वो नेक्स्ट थोड़े से एक क्लास नेक्स्ट क्लास में होपफुली आप आ जाएंगे उस पे GQL हम कब यूज करते हैं कब नहीं करते। जी बोलिए। सर इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो ये मुझे वेरिएबल के सामने समझ नहीं आ रहा कि ये अपने वेरिएबल को ऑब्जेक्ट असाइन करवाया या ये डिस्ट्रक्चर किया है उसको, जो आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है वहाँ फेच डेटा फंक्शन। आप इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? सर ये वेरिएबल को आपने ऑब्जेक्ट असाइन करवाया हुआ है या डिस्ट्रक्चर हो रहा है? डिस्ट्रक्चर तो आपके लेफ्ट हैंड पे होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसीलिए ना, लेकिन फिर ये आपने उसको एलियास के तौर पर भी ABC लिखा हुआ है। नहीं, ये आप गलत समझ रही हैं, बिल्कुल गलत समझिए आप। ना। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं OBJ और उसमें एक ये वेरिएबल हो और इसमें मैं कह देता हूँ लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इसको मैं एक नाम पास करूं, तो क्या ये समझ में आता है आपको? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, उसकी की और वैल्यू। बस सही है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट और ये की वैल्यू है। अच्छा एक मिनट, जब आपने ABC नहीं पास किया था तो फिर ये खाली ऑर्गेनाइजेशन नेम ही की था और ऑर्गेनाइजेशन नेम ही वैल्यू था। अब एग्जैक्टली अब देखें यही वही वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आई थॉट के सबको पता था। जैसे ये नेम है, एक तरीका तो ये है, एक मिनट एक तरीका तो ये है कि मैं ये कर दूं, ये सबको समझ में आता है? यस सर। एक नेम वेरिएबल होगा और उसके अंदर नेम एक वेरिएबल आएगा, एक प्रॉपर्टी नेम होगी और एक नेम वेरिएबल आएगा, वो सेव हो जाएगा। इसका शॉर्ट हैंड है, अगर दोनों वेरिएबल नेम और प्रॉपर्टी नेम सेम हो तो आप सिर्फ सिंगल वेरिएबल नेम पास करते हैं इसको, तो ये खुद ही प्रॉपर्टी बना ले। तो वही वाला पहले वाला काम मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन नेम हमने कहाँ पे लिया हुआ था? पैरामीटर में, तो इसलिए वो पैरामीटर में मैंने सिंगल रखा था। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको कॉल करूंगा, इसको कॉल करने के लिए मैं फंक्शन कौन सा कॉल कर रहा हूँ? ग्राफक्यूएल, सॉरी फेच डेटा क्यूएल। तो यहाँ पे मैं दूंगा फेच डेटा क्यूएल JS की जगह पे। अच्छा जी, अभी भी कोई मसला है? कहाँ पे क्या मसला है देख लेते हैं जल्दी से। नहीं ठीक है, सारा मसला सॉल्व हो गया। ये देखिए डेटा आ गया। अब जरा इसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट देखते हैं कि इसमें डेटा किस तरीके से गया है। अब देखें, पहले सिर्फ क्यूरी जा रही थी, सबको याद है? और क्यूरी के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो भी हम वेरिएबल था वो, मतलब जो हमने हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दिया था वो यहाँ पे आ रहा था, याद है किसी को? यस सर। अब देखिए, अब ये प्रॉपर जो ग्राफक्यूएल जिस तरीके से कहता है कि यूज करना चाहिए उसी तरीके से हमने यूज किया हुआ है। ये क्यूरी बिल्कुल अलग है और उसके बाद वेरिएबल अलग पास हो रहा है। ये देखें, अब ये चीज ग्राफक्यूएल के पास जाएगी और ग्राफक्यूएल इसको अपने पास से डेटा गेट करके हमें दे देगी। लाइक अभी जिस तरीके से हमने
कंसोल के अंदर डेटा मंगवाया, डेटा आ गया ये आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही वाली चीजें जो हमने मंगवाई थी। अब यहाँ तक पहले बताएं कि कोई मसला ऐसा जो समझ में ना आया? नो सर। क्लियर? आगे चले थोड़ा सा और। जी सर। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि इसके बाद हम लोग अपनी एपीआई बनाएंगे, आप जो है वो अपनी एपीआई जो कि हाँ, मतलब इस बैच के अंदर में ना, इस कोर्स के अंदर हमारे पास सर्वर साइड की भी एपीआई मौजूद है सर। उससे थोड़ा सर्वर साइड पे देखेंगे। अभी हम GraphQL किसका यूज कर रहे हैं? GitHub का यूज। फिर हम अपना खुद बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे तो उसमें GraphQL ही रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल रखना पड़ेगा, GraphQL के बगैर चलेगा भी नहीं है। सही हो गया। चले, अब एक रिएक्ट के अंदर हमने गेट की क्यूरी देख ली। गेट की क्यूरी में किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ये बता दे जल्दी से। नो सर। क्लियर है ना? अब एक GraphQL के अंदर हम देखते हैं म्यूटेशन रिएक्ट की क्यूरी के अंदर। क्या ये चीज समझ में आती है? ये हमने पहले काम किया हुआ है? कुछ ऐसा जहन में आता है? सर म्यूटेशन तो किया हुआ है हमने। यस सर, क्या हुआ है ना, बिल्कुल। तो ये क्यूरी समझ में आ रही है? क्या कर रही है ये क्यूरी? सर स्टार दे रही है। हाँ, स्टार दे रही है, याद है ना सबको? ठीक है, गुड है। अच्छा ये बता, ये वाला नाम और ये वाला नाम दोनों मुझे सेम ही नजर आ रहे हैं, क्या ये सेम है? सॉरी, स्टार नहीं सर, ये सेम नहीं है। ये वाला नाम हम कुछ भी दे सकते हैं? ऊपर वाला तो सर फंक्शन का है ना? हाँ, ये तो फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बस GraphQL कहता है कि आप अपने जो म्यूटेशंस या क्यूरी यूज करो ना, उसको नाम दिया करो। तो यहाँ पे मैंने एक अपने फंक्शन का नाम दे दिया, ऐड स्टार टू माय। ये फंक्शन हम सिर्फ वेरिएबल को यूज करने के लिए बना रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बता रहा हूँ कि यार इस म्यूटेशन में ये फंक्शन है, और ये एक वेरिएबल लेगा जिसका नाम होगा रेपोजिटरी आईडी, और इसकी टाइप क्या होगी? आईडी, बिल्कुल सही कहा। अब हमने स्टार फंक्शन देखा था। स्टार फंक्शन एक इनपुट लेता है, इनपुट के अंदर एक लेता है स्टारेबल आईडी, और वो एक होती है हमारी रेपोजिटरी आईडी। अब ये क्या, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूं तो मुझे बताइएगा मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा क्यूरी के अंदर? लेट्स से रेपोजिटरी आईडी सर, स्टारेबल को जो असाइन हो रहा है ना उसको चेंज करना। एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा एबीसी। और क्या चेंज करना पड़ेगा? सॉरी सर, ये जो आईडी आपने दी है ये स्ट्रिंग होगी या इसको हम इंटीजर भी रख सकते हैं? नहीं, ये इंटीजर नहीं रख सकते। ये डिफाइन किया हुआ है किसने? गिटहब ने। ये मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, गिटहब ने कहा है कि उसके पास जिस तरीके से हमारे पास मल्टीपल है वो होते हैं ना डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, उसी तरीके से एक डेटा टाइप और होती है इसके पास। कौन सी? GraphQL के पास आईडी। सर जिस तरह ये GUID होता है सर, ये वैसी है? हाँ, GUID, एग्जैक्टली GUID। समझ आप थोड़ी देर के लिए UUID, GUID इस टाइप की चीज होती है, तो उसको आईडी। एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है सर आपने, स्ट्रिंग एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ था बाद, तो ये क्या चीज थी? एक्सक्लेमेशन मार्क कोई बताएगा क्या है? जी ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है ये मस्ट पास करना। जी। अच्छा, जब हमने यहाँ पे क्यूरी में एबीसी कर दिया, यहाँ पे भी एबीसी कर दिया, अब क्या करूँ? ये चल जाएगा? सर नीचे वेरिएबल्स में भी एबीसी। कहाँ पे एबीसी करूँ जरा मुझे जल्दी से बताएं कोई। सर नीचे जो जहाँ पास हो रहा है वेरिएबल, क्या करूँ? हाँ क्या करूँ? एबीसी कॉलन एबीसी कर दे। कॉलन एबीसी कर दूं? हाँ सर की जो है ना वो की बात है। एबीसी कॉलन नहीं सर नहीं, की जो है ना वो एबीसी होगा और उसकी वैल्यू जो है ना वो पैरामीटर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि ये इस तरह होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? $ABC। तो हमें वेरिएबल कौन सा पास करना पड़ेगा यहाँ से? एबीसी। और उसके अंदर फिर आपको वैल्यू पास करना है। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? इस फंक्शन के अंदर से आएगी। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ये ऊपर रेपोजिटरी आईडी में भी तो आ रहा है, ये सिंक के आगे रेपोजिटरी आईडी जो आ रहा है। हाँ तो वो यहाँ पे यूज किया ना मैंने। सर ये म्यूट कर देंगे, आवाज बहुत ब्लर कर रही है। इस तरह यूज होगा ना दोस्तों।
रफीक साहब एक मिनट पहले मैं म्यूट कर दूं सबको। जी अब बोलिए। सर ये जो एसी के अंदर रेपोजिटरी आईडी पास हो रहा है तो सर इसे नहीं हमें चेंज करना पड़ता? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये रेपोजिटरी आईडी तो हम फंक्शन के अंदर से पास करेंगे ना कि भाई ये वाली आईडी का आपको इस वाली आईडी पे आपको स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली वो आईडी के अंदर जो स्ट्रिंग यहाँ पे मिलेगा ना आपको। इस क्यूरी के अंदर तो हमने चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि इस क्यूरी के अंदर हमने बताया कि वह मिलेगा एबीसी, वो आपको यूज करना है। और यहाँ से हमने पास कर दिया वेरिएबल एबीसी, और इस वाली वेरिएबल एबीसी के अंदर क्या जा रहा है, रेपोजिटरी आईडी। यानी अब इसके अंदर अगर कोई भी एक आईडी मौजूद होगी तो वो इस तरीके से जाएगी, एबीसी आईडी व्हाटएवर कोई भी आईडी है। और ये वाला एबीसी कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे $ABC की जगह पे। मतलब सर जब हम पास करेंगे तो पहले नीचे साइन होगा एबीसी को और उसके बाद ऊपर से, हाँ वही होगा ना, फंक्शन कॉल करूंगा ना, लाइक अभी तक जिस तरीके से ये फंक्शंस कॉल किए हुए मैंने, ये भी तो कॉल किए हुए ना। सर इसको के ऊपर नीचे लिखने का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ये हम वेरिएबल डिफाइन करें इसको पहले लिख दें तो? कहाँ पे, या इससे ऑब्जेक्ट के अंदर? नहीं ये वाला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब सर ये अगर ये जो कॉन्स्ट हमने ये बनाया ये ऊपर ले जाएंगे किसको? रिस्पांस की बात करें, कहते हैं रिस्पांस को ऊपर लिख दें और म्यूटेशन ऐड स्टार को नीचे लिख दें, ऐसे करते पूछ रहे हैं ऐसे ये समझने के लिए कि पहले वेरिएबल वगैरह साइन हो रहे हैं उसके बाद आगे। यार दोस्त वेरिएबल तो इसको कब असाइन होगा कोई बताएगा? जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा तब असाइन होगा ना। जिस तरीके से ये ऐड स्टार्ट दिया मैंने और ऐड स्टार्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे कोई आईडी पास कर दी, तो अब क्या होगा जरा कोई बताए मुझे। तो वो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन अपने अंदर का आईडी लेगा। हाँ ये आईडी किसमें सेव होगी सर? ये आपकी हो जाएगी रेपोजिटरी आईडी में, उसके अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी तो इसमें सर ये एबीसी वाले में सेव होगी जी? नहीं पहले से सर ये वाली लाइन चलेगी सर, ठीक है सही है ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये वाली रिक्वेस्ट को मैं ऊपर ले जाऊं लेट से थोड़ी देर के लिए, इस तरह अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा ना। क्या जब ये क्यूरी लेने जाएगा म्यूटेशन ऐड स्टार्ट, क्या इसको मिलेगी? नहीं सर मिलेगा नहीं कुछ। ये तो डिफाइन ही उसके बाद हो रही है ना। ठीक हो गया। चल अब मुझे किसी को पता है आईडी याद है किसी को जो हमने लास्ट क्लास में यूज की थी, या मैं निकालूं फिर रेपो से? सर आवाज आ रही है, सर आवाज बहुत आ रही है सर। करता हूं देखो। मोहम्मद रफीक की आई थी ये। ओहो अच्छा किसी के पास रेपोजिटरी पड़ी हुई है जो हमने लास्ट क्लास में यूज की थी म्यूटेशन के लिए, तो वो चैट पे जरा शेयर कर दे, वरना तो फिर मुझे गेट करनी पड़ेगी वहां से। चले मुझे लगता है कि गेट कर लेते हैं दोबारा से, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर ग्राफक्यूएल में हम जब कोई चीज अपडेट करते हैं तो उसका जो रिस्पांस हमें चाहिए होता है वो भी हम लिखते हैं या फिर वो ग्राफक्यूएल अपनी तरफ से देता है हमें? सॉरी वापस पूछिएगा। सर जिस तरह आपने ये म्यूटेशन ऐड स्टार के अंदर लिखा हुआ व्यूअर हैज स्टार, ये आपने रिस्पांस में लेना है या फिर ये ग्राफक्यूएल हमें खुद से अपना रिस्पांस देगा? यार आपकी आवाज कट रही है, सॉरी प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। सर ये असल में ये कहना चाह रहा है कि जैसे रेस्ट एपीआई के केस में अगर फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा जो है ना वो पोस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके रिस्पांस में हमें वहाँ से खुद कोड करके उस रिस्पांस रिटर्न करना पड़ता है, मैसेज लिखना पड़ता है कि उसको अकॉर्डिंग जो है ना वो मैसेज रिटर्न होता है। सो ग्राफक्यूएल के केस में ये खुद जनरेट करता है या इसके केस में भी हमें बैकएंड पे जो है ना मैसेज जनरेट करना? ये देखिए नहीं हम बता रहे हैं ना, हम इसको बताते हैं। ये देखें ये कह रहा है कि म्यूटेशन करो, ऐड स्टार करो, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे ये लाके दो वापस। इस तरीके से आप अपने केस पे कुछ भी मंगवा सकते हैं, जो भी रिस्पांस चाहें आप। सर इम्प्लीमेंट तो बैकएंड पे करना पड़ेगा ना, वो ये बात बैकएंड पे इम्प्लीमेंट होगा तभी होगा ना डेफिनेटली। अभी हमने बैकएंड पे गए नहीं है, अभी तो हम जो गेटअप कह रहे हैं हम वही यूज कर रहे हैं। फिर आगे जाके जो हम
खुद अपनी GraphQL बनाएंगे और GraphQL की अपनी खुद क्वेरीज करेंगे, म्यूटेशंस करेंगे, तो ये सारी चीजें और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी आपको। अच्छा जी, मुझे क्या करना था भाई, मुझे लेनी थी एक रेपोजिटरी आईडी। किसी को मिली या मैं क्यूरी लगाऊं? ठीक है, रेपोजिटरी आईडी चाहिए होंगी, उसके लिए तो फिर मुझे पहले क्यूरी करनी पड़ेगी। क्यूरी व्यूअर रेपोजिटरीज, आई थिंक आफ्टर करते हैं 50 आईडी। एजेस के अंदर नोड के अंदर नेम और आईडी लेते हैं। ठीक हो गया, कमिट। ये क्या कह रहा है भाई, एक्सपेक्ट, अच्छा सॉरी, कर्सर भी चाहिए होगा फिर तो मुझे इसके लिए। कर्सर फर्स्ट 50। चले, हमारे पास यहाँ पे GraphQL नजर आए तो बताइएगा भाई जल्दी से। मुझे GraphQL पे ही हम लोग करते हैं ताकि एक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। आई थिंक इसके बाद मंगवाते हैं। जी सर, फर्स्ट 50 के बाद नहीं था, 50 के अंदर नहीं था। आफ्टर दिस मंगवा के देख लेते हैं। जहाँ आपने आफ्टर लगा के कर्सर लगाया, वहाँ अगर आप फर्स्ट की जगह ही आफ्टर 50 लगा देते तो नहीं आता? नहीं, आफ्टर 50 नहीं चलेगा, आफ्टर आपका एक्चुअली वो कर्सर लेता है। सर बाय नेम सर्च नहीं करते हैं आप? सॉरी, बाय नेम सर्च नहीं करेंगे सर? हाँ, अगर वो हम अपना फंक्शन बनाएंगे या गेट अपनी GraphQL बनाया होगा तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे डॉक्यूमेंटेशन फिर पढ़नी पड़ेगी उसकी। हाँ ये तो आई थिंक इस पे भी नहीं नजर आ रहा मुझे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलें, कोई मसला नहीं है। अब आफ्टर 50 मंगवा के देखते हैं। पेस्ट, सही हो गया। चलो इसको भी रन करके देखते हैं जल्दी से। ये रहा, ठीक है, तो मेरी ये रही आईडी मिल गई भाई, मुबारक हो। सबको मैं दे देता हूँ दोबारा से, ताकि अगर आप React से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कीजिएगा जरूर। कहाँ पे हम लोग, यहीं पे हैं, और यहाँ पे चट 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 चट। अच्छा जी, चले, आईडी दे दी मैंने आपको। अब हम इस पे जल्दी से वो करके देख लेते हैं। अब आईडी कहाँ पे पास करूंगा मैं, ऐड स्टार के अंदर। यहाँ पे पास करूंगा तो आईडी किस में सेव हो जाएगी आपकी, रेपोजिटरी आईडी के अंदर सेव होगी। जैसे ही रेपोजिटरी आईडी के अंदर सेव होगी तो ये क्यूरी बनेगी। क्यूरी बनने के बाद ये वाली एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल होने के अंदर क्यूरी हमने बता दी, ये वाली क्यूरी करनी है, और वेरिएबल के अंदर हमने बताया एबीसी के अंदर आपको मिलेगा रेपोजिटरी आईडी। लेट्स सी, चलें, ये हो गया, डेटा कॉल हो गया। लेट्स सी अब इसमें डेटा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है इसमें, देखते हैं। ऐड स्टार इज मिसिंग, रिक्वायर्ड डजंट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्यों? पहले ये वाली क्यूरी चला के देखते क्या ये वाकई में क्यूरी सही चल रही है या नहीं। किस तरह देखूं मैं इसको मैंने कॉपी किया, GraphQL में देखो। GraphQL में चलते हैं जल्दी से। हमारे पास, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक ही क्यूरी के अंदर सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, सही, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा प्रीटीफाई, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो नज़र आ जाए। अच्छा, प्रीटीफाई में उसने सारी चीज़ें रिमूव भी कर दी, बहुत ज़बरदस्त काम किया इसने। खैर,
क्या कह रहा है इन, ये देखिए क्या कह रहा है, ये मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है एक छोटा सा, क्या कह रहा है, कोई जल्दी से पढ़ बताए। म्यूटेशन टाइप की यहाँ पे इनपुट आना था, हाँ इनपुट आना, तो मैंने क्या गलती से लिखा हुआ है, इन आउट। इन आउट। चल इसको मैं कह देता हूँ इनपुट। सर ये Now चीज में सर आपने वहां जाके एरर देखा है सर, ये हम इसमें भी देख सकते हैं रिएक्ट के अंदर? बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखें ना, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये क्या कह रहा है, फील्ड एट स्टार्ट इज मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा, इनपुट। ये क्या कह रहा है, फील्ड स्टार डजंट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट इन आउट। तो यहाँ से भी एरर आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर, लेकिन वहां से मैंने जल्दी देखने के लिए ये कि कोई मिस्टेक होती है तो मैं फौरन से वहीं पे कोई लाइब्रेरी यूज कर। ठीक है, तो अब ये देखें, आपने बताया था कि भाई मुझे जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप क्या दें, स्टार्टेबल के अंदर व्यूअर हैज स्टार्ट, तो ये देखें ट्रू मिल गया कि क्या वाकई में ट्रू है या फॉल्स, सही। तो मसला यहाँ तक सर ये कंसोल क्लियर करवा के दोबारा से एक बार ये रिक्वेस्ट दोबारा कर देते हैं, इसको मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गया डेटा, हमने यही चीजें मांगी हुई है उससे, स्टार्टेबल के अंदर व्यूअर हैज स्टार्ट, क्या यही है, स्टार्टेबल और स्टार्टेबल के अंदर व्यूअर हैज स्टार्ट। अच्छा अब मुझे ये बताएं, हमने क्यू म्यूटेशन भी देखी, कोई ऐसी नई चीज नहीं थी जो हमने पढ़ी, लेकिन हाँ इसको ग्राफक्यूएल के अंदर एपीआई कॉल करके हमने देखा इसको, कोई ऐसी चीज जो अभी समझ में ना आई हो? समझ आया सर। सर ये चीज नहीं समझ आया? आया सर समझ। सर इसके रिस्पांस को अगर डिस्ट्रक्टिंग करनी हो तो वो जिधर कॉन्स आरईएस लिखा हुआ इधर करेंगे? मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग बताएं। चलिए ये आपके सामने रिस्पांस मौजूद है, ये रहा, ये इस तरीके से डेटा आ रहा है आपके पास, सही है। अब मुझे बताएंगे, मुझे इसी को हम ऐड पे, हाँ सही है ऐड पे ही है, इसको रिस्ट्रक्चर करते। चले अब बताएं क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लगा के डेटा लिखेंगे सर। चले आप लोगों ने कहा डेटा लिखो तो डेटा लिख दिया, अब बताएं मैं क्या करूँ, ये डेटा लगा के कंसोल, सर कंसोल पे भी तो चेंज कराया ना रिजल्ट, अभी नहीं करवाना ना, आप बताएं ना भाई। ये देखें ना आपका रिस्पांस पूरा आया हुआ है, मैं सेव एक ही दफा करके चलाऊंगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डेटा आपके पास आ रहा है, डेटा कोलन आरएस कर दें, डेटा के अंदर ऐड स्टार, मुझे यहाँ तक पहुंचना है ऐड स्टार तक। अब मुझे बताएं कैसे जाऊं, डेटा डॉट एस का फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के डेटा लिखें सर। हाँ फिर डेटा लिखिए दोबारा से, सर हाँ, सर सर, वैल्यू डॉट ऐड सर स्टार उसकी भी कर वैल्यू को सर वैल्यू को दोबारा डिस्टर्ब, फिर उसके बाद हाँ। कॉलन लगा के फिर ऐड स्टार लिखें, कर्ली नेक्स्ट अब क्या करूं, कॉलन लगा के कर्ली ब्रैकेट में ऐड स्टार, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, जबरदस्त ऐड जबरदस्त, स्टार। जी जी ऐड स्टार। तो सर फिर कंसोल में जो आपने आरएस लिखा हुआ है, कॉलन की जगह हम डॉट डेटा डॉट ऐड स्टार भी कर सकते हैं, तुम और ज्यादा वो खराब कर, लेकिन वो स्ट्रक्चरिंग से वो पढ़ा नहीं जाएगा ना आपको, फाइल ऐड स्टार्ट नहीं होगा। अब मुझे बताइए अनडिफाइंड दे रहा है, मैं इसको कैसे फिगर आउट करूंगी ये क्यों मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। सर वो ऐड स्टार होगा, देखिए अब सही आ गया जी। अब देखिए पहले नेस्टेड जाके सारा डेटा आ रहा था, अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर डेटा आ रहा है डिस्ट्रक्चरिंग। अब ऐड स्टार को रीनेम करना होगा तो वो किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर किया था इलियास से? आप लोग बताएं, मैं क्यों बताऊं भाई, आप बताएं। लगाए कोई भी नाम लिखते हैं इसके बाद, बिल्कुल सही कहा, कॉलन लगा के कोई भी नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार रिस्पांस, ठीक है। क्या अब ये स्टार रिस्पांस एक्सेसिबल होगा? जी सर होगा, जी सर होगा, ये ले एक्सेसिबल हो गया। सर अब हम के लिए इस तरह करते हैं, सेंटर वाला डाटा लेना चाहिए, सॉरी एड स्टार से सेंटर वाला डाटा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर उसके लिए हाँ हमें बिल्कुल ले सकते हैं। आप कुछ भी ना करें, ये वाला जो आपने पूरा बनाया है इसको हटा दे, ये ले सेंटर वाला आ गया। ओके सर थैंक यू। नहीं सर अगर दोनों एक ही में लेना चाहते हैं तो उसके आगे भी उसको भी हम अलग से कर सकते थे ना, सिर्फ डाटा को और भी कर सकते हैं, मतलब ये तो आपके हाथ पे ना, जितना नेस्टेड आप जाना चाहे कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, नजर आ रहा है, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा जी,
थोड़ा सा और आगे चले। अच्छा अब मुझे ये बताएं, एक आई थिंक सेकंड क्लास में किसी ने एक सवाल किया था या थर्ड क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि क्या हम GraphQL को सर्वर साइड एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। अभी हम GraphQL को कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड, सही है। अच्छा, क्लाइंट साइड पे एक्सेस कर रहे हैं। अब मुझे इस सवाल का जवाब दें, क्या हम सर्वर साइड पे इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। हमारा सर्वर नहीं है, लेकिन क्या मैं सर्वर टू सर्वर एक्सेस कर सकता हूँ? क्लाइंट से सर्वर को GraphQL के तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सर्वर से GraphQL के सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ? सवाल है। सर किसी दूसरे GraphQL सर्वर को? हाँ कर मतलब सकते हैं। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, जरा और से देखें। अभी रिएक्ट का क्लाइंट आपका है, ठीक है, और आप इसको एक्सेस किसको कर रहे हैं? GraphQL के सर्वर को। किसका सर्वर है ये? लेकिन ये GitHub का सर्वर है, ये GitHub का सर्वर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा सर्वर मौजूद हो, लाइक मैं अपना सर्वर बनाऊं, माई सर्वर लेट्स से। हम किस पे बनाएंगे अपना सर्वर? GraphQL नोड पे। नोड एक्सप्रेस पे। अब मुझे ये बताएगा, मैं अपना GraphQL का सर्वर बनाऊं नोड पे थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं GitHub के सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ GraphQL के? बिल्कुल सर, वहाँ पे भी HTTP सर वहाँ पे भी GraphQL ही नहीं सर, आप अपने सर्वर को कर सकेंगे ना एक्सेस, ऑथराइजेशन करके एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइजेशन करके सकते हैं सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑथराइजेशन करके डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक देखें, ये सिनेरियोज है। एक सिनेरियो ये है कि एक रिएक्ट का क्लाइंट है, ये मैं कहता हूँ माई क्लाइंट, ताकि आपको पता चले कि ये मेरा रिएक्ट का क्लाइंट है जो मैं बना रहा हूँ। मैं अपने रिएक्ट के क्लाइंट से GitHub के GraphQL के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। ये क्लियर है? पहली बात ये भी हमने करके देखा। क्या ये हम कर सकते हैं? ये भी हम करके देखेंगे, यस और नो। क्या ये पॉसिबल है? हम करके देखें। क्या ये पॉसिबल है? माई एक मिनट, एक और सवाल है। माई रिएक्ट क्लाइंट, ठीक है, एक्सेस करे माई सर्वर नोड, और मेरा सर्वर जो एक्सेस कर रहा हो वो GitHub GraphQL। ऐसे एक जनरल सवाल है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वैसे जी सर पॉसिबल है। मसला ही सिनेरियोस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही सोचें थोड़ा सा कि ये पॉसिबल हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर माई सर्वर भी GraphQL इंप्लीमेंट किया होगा। सर क्यूरी लैंग्वेज है तो सर पॉसिबिलिटी है सर। सर ये सर्वर पे तो GraphQL इंप्लीमेंट हुई होती है, सर्वर से हम आगे GitHub की GraphQL को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये जो सर्वर है ये GraphQL का सर्वर नहीं है मौजूद। ये कौन सा सर्वर है? सिंपल नोड का सर्वर मौजूद है। नहीं सर, फिर तो नहीं हो सकता सर। आई थिंक तो ये GraphQL के लिए दोनों सर जो है ना वो इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो क्या मेरे पास GraphQL क्लाइंट साइड पे मौजूद था? मैंने कोई लाइब्रेरी यूज करके GitHub को एक्सेस किया ना, इसके GraphQL को। यस सर। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर मैं कोई लाइब्रेरी यूज कर लूँ, एक लाइब्रेरी ऐड कर लूँ कोई, जिसकी मदद से मैं GitHub के GraphQL को एक्सेस कर सकूँ? ऐसे एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, पहले तो जवाब दें यस और नो के अंदर, समझना है। सर ये तो पॉसिबल हो सकता है सर वो लाइब्रेरी के GraphQL का इंप्लीमेंट कर रही होगी। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। सर वो लाइब्रेरी GraphQL को इंप्लीमेंट कर रही होगी। सर लेकिन उस तरह इंडिपेंडेंस नहीं होगी जिस तरह हम अपना क्रिएट करते हैं सर्वर। वो हम देखिए उस स्टेप पे हम जब जाएंगे, जब हम सर्वर सीखने के लिए जाएंगे ना। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर रिएक्ट के बगैर, जीरो क्लाइंट के बगैर क्या मैं GraphQL को एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैं कहूंगा यस, ठीक है। अभी हम आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बुक ओपन करूंगा और मैं देख के चलूंगा कि कोई ऐसी चीज जो मिस ना हो गई हो। हमने ये भी देख लिया कि GraphQL की APIs किस तरीके से मिलेंगी। QD हमने देख ली, QD से डेटा का रिस्पॉन्स आ गया, ऑर्गेनाइजेशन से ये हमने डेटा मंगवाया, ये भी हमने देख चुके हैं। अभी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग बुक साथ साथ रिव्यू करते हुए चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? एक साथ दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस कर सकते हैं? यस सर। कैसे? ये तो एरर देगा अभी। रीनेम करके सर एलियास बना देंगे अगर, तो फिर कर सकते हैं। बिल्कुल ये रहा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसका एलियास बनाया और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जबरदस्त।
चले, क्या ये प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी के नेम को एलियास कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त कहा, कर सकते यस सर कर सकते हैं। सही हो गया जी, सही हो गया। फ्रैगमेंट पता है आपको? जी सर। क्या होता है सर? ये हम एक जैसे फंक्शन बना देते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए सर। उसके लिए एग्जैक्टली, रीयूजेबिलिटी बना लेते हैं। हाँ, टेम्पलेट्स बना सकते हैं हम अपने, या इसके जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमें 10 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसमें सेम चीज़ें चाहिए, तो हम उसके लिए एक फ्रैगमेंट बना सकते हैं। और मजे की बात है कि अगर एक 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे आईडी भी चाहिए, तो एक फ्रैगमेंट के अंदर सिर्फ चेंज करूंगा तो बाकी सब जगह पे वो मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा। हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, ठीक हो गया। सही तरीका हमने देखा कि ग्राफक्यूएल क्या कहता है, कि ग्राफक्यूएल कहता है इस तरीके से प्रॉपर क्यूरी बनाओ, क्यूरी एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम चाहिए तो इस तरीके से नाम लो, एंड देन जस्ट यहाँ पे आप अपने फंक्शन का नाम भी दे सकते हो, गेट ऑर्गेनाइजेशन एंड समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्यूरी चल रही है। गुड है सर। हमारा सिलेबस क्या होगा इसका? सिलेबस यही है ना हमारे पास, ग्राफक्यूएल है, ग्राफक्यूएल सर्वर साइड है, ग्राफक्यूएल क्लाइंट साइड भी हम अभी देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग गेट्सबी भी देखेंगे, जेम्स चेक पूरा कंटेंटफुल के साथ। यही सिलेबस है इसको। सर सर्वर तो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो जो है सर उसमें इट्स अमेजिंग सर। सॉरी काफी चीजें मिक्स हो गई। सर्वर तो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो सर्वर साइड पे ग्राफक्यूएल किस तरह भी देखेंगे हम। आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। जावास्क्रिप्ट आती है? यस सर। बस तो फिर सर्वर में भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, आपको देखिएगा। सर जेम स्टैक के अंदर भी ग्राफक्यूएल वगैरह यूज होगा? सॉरी हाँ, जेम स्टैक के अंदर है ही ग्राफक्यूएल स्पेसिफिक, तो दैट्स व्हाई ये ग्राफक्यूएल आपको कराया जा रहा है। तो सर फिर उससे जब जेम स्टैक हो जाएगा तो हमारा पूरा एंड टू एंड वो हमें पूरी एप्लीकेशन बना रहे होंगे। बिल्कुल 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 ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा सर, इसमें ना मुझे एक डाउट आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जब भी हम फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है, उसका हम सर्वर बनाते हैं बैक एंड का, तो जैसे हम जेसन का सर्वर भी बनाते हैं, तो इसके अंदर हम ग्राफक्यूएल का